हिंदी। प्रशिक्षक म्यू के चेहरे पर उत्साह था क्योंकि उन्होंने बक्से से सभी चीजें निकाली, जिसमें कुल 6 पुस्तकें थीं। सेलेस्टियल कबीले की स्वर्गीय बादल कला, फीनिक्स कबीले की 9 स्वर्ग दिव्य पंथ कौशल, डी मैन जनजाति की महान दानव स्वर्गीय कौशल। प्रशिक्षक म्यू को आश्चर्य हुआ। क्या ये सच हो सकता है? ये सभी शीर्ष स्तरीय विकास कौशल हैं, उसे ये कहां से मिले? हाय दाक्सियु भी बहुत हैरान था। अब ब्रह्मांड में कदम रखने वाले प्रमुख परिवार, हालांकि उन्होंने कुछ शीर्ष स्तरीय विकास कौशल प्राप्त किए हैं, उन्हें जीवन के समान मूल्यवान मानते हैं। वे उन्हें सहजता से साझा नहीं करते हैं, बाहरी लोगों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि अपने परिवार के भीतर भी गैर मुख्य सदस्यों की उन तक आसान पहुंच नहीं है। लिन शेन ने अप्रत्याशित रूप से विभिन्न कुलों से विकास कौशल की 6 पुस्तकें निकाली। हाय दाक्सियु के लिए उनकी प्रामाणिकता पर संदेह करना स्वाभाविक था। वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। प्रशिक्षक म्यू ने हाय दाक्सियु से कहा, देखो तुम्हारे बक्से में क्या है। हाय दाक्सियु ने जल्दी से अपना बक्सा खोला और उसके अंदर एक चमकदार और पारदर्शी पालतू अंडा पाया, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक उत्परिवर्तित आरोही अंडा है। हाय दाक्सियु की अभिव्यक्ति अजीब थी। ऐसा लगता है कि लिन शेन ने अपने दूर रहने के दौरान हमारी कल्पना से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। इवोल्यूशन स्किल्स की वे 6 पुस्तकें बहुत हद तक असली हैं। दायरे राजा ग्रह के अस्तित्व के कारण मानव माता ग्रह में आजकल आधार उत्परिवर्तन स्तर के उत्परिवर्ती अंडे की कमी नहीं है, लेकिन आरोही स्तर के उत्परिवर्ती अंडे बेहद कीमती हैं। ये तथ्य कि लिन शेन उसे एक उत्परिवर्तित उद्गम अंडा उपहार में दे सकता था, ये दर्शाता है कि वह वास्तव में सफल हो गया था। एलियन दुनिया से क्या खासियत है? वह बच्चा, उसने वास्तव में इस पर विचार किया है। प्रशिक्षक म्यू की अभिव्यक्ति जटिल थी, ये जानते हुए कि विकास कौशल की उन 6 पुस्तकों का क्या मतलब है और लिन शेन ने उन्हें क्यों दिया था। बूढ़े म्यू, यह कोई हल्का बोझ नहीं है, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, हाय दाक्सियु ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर वह बच्चा इन विकास कौशलों को सामने लाने के लिए तैयार है और मैं कोई परिणाम नहीं दे सकता, तो मैं उसका प्रशिक्षक बनने के लिए कैसे योग्य हो सकता हूँ? इसके अलावा ये वही है जो मैं करना चाहता था, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। मुझे इन विकास कौशलों को पूरे ग्रह पर फैलाना चाहिए और उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना चाहिए, प्रशिक्षक म्यू ने हंसते हुए कहा। ये काम आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा, वास्तव में परोपकारी है। विकास कौशल की इन 6 पुस्तकों से देखते हुए, अगर वान परिवार उसे मारने पर जोर देता है, तो मैं उसकी सहायता करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, हाय दाक्सियु ने गंभीरता से कहा। शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षक म्यू ने हल्की हंसी के साथ कहा। हाय दाक्सियु क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, फिर जल्दी से उसे एहसास हुआ और उसने हंसते हुए कहा, तुम सही हो। अगर वह मुझे एक उत्परिवर्तित आरोही अंडा भेज सकता है और इन 6 शीर्ष स्तरीय विकास कौशल को निकाल सकता है, तो उसकी क्षमताएं शायद हमारी पहुंच से परे हैं। विकास कौशल की यह अंतिम पुस्तक क्या है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? प्रशिक्षक म्यू ने अपने हाथों में विकास कौशल की पुस्तक को देखते हुए पूछा। विरासत विकास कौशल। हो सकता है कि आपने मातृग्रह पर इसके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन ये कौशल ब्रह्मांड में काफी प्रसिद्ध है। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश की अभिव्यक्ति। हाय दाक्सियु ने इस विकास कौशल की उत्पत्ति का वर्णन किया। लिन शेन ने प्रशिक्षक म्यू को जो 6 विकास कौशल की पुस्तकें दी, उनमें से 5 पुस्तकें उनके द्वारा वांछित भंडार से चुनी गई थीं, तथा अन्य पुस्तक इनहेरिटेंस फैन पर दर्ज विकास कौशल की थी। ब्रह्मांड में अपने समय के दौरान लिन शेन ने अधिक से अधिक महसूस किया कि एक जाति के विकास के लिए केवल एक व्यक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पूरी जाति को शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों के बीच खड़े होने के लिए मजबूत बनना होगा, अन्यथा मानवता सदैव शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों के अधीन रहने के अलावा कुछ नहीं रहेगी, तथा किसी भी क्षण बलि के लिए तोप का चारा बन जाएगी, ठीक ओयांग परिवार की तरह, जिसे किसी भी क्षण नष्ट किया जा सकता है। प्रशिक्षक म्यू और अन्य लोगों के लिए विकास कौशल के वे 5 प्रकार शीर्ष स्तर के थे, लेकिन लिन शेन की नज़र में वे सिर्फ साधारण थे, हालांकि मानवता के समग्र स्तर को बढ़ाने के लिए अभी भी कुछ हद तक उपयोगी थे। वे वुफू से गहराई से प्रभावित होकर लिन शेन कभी कभी मानवता के लिए लाभकारी कार्य करने के बारे में सोचते थे। बेशक आधार ये था कि इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिन शेन बिना रोक टोक के आसमान में उड़ता रहा। धरती पर अब ऐसे बहुत कम जीव थे जो उसे धमका सकते थे, सावधानी की कोई जरूरत नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियानचेन उतना शानदार नहीं था जैसा लिन शेन ने कल्पना की थी,
ये सिर्फ एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण शहर था। हालांकि तियानचिन के बगल में एक विशाल धातु का महल था जो जमीन पर फैले किसी प्राचीन क्रूर जानवर जैसा लग रहा था। तियानचिन निषिद्ध क्षेत्र है, सभी आगंतुक कृपया रुकें। प्राचीन शहर की दीवार पर खड़े पहरेदारों ने किसी को अपनी ओर उड़ता हुआ देखा तो जोर से चिल्लाया। लिन शेन जल्दी से नीचे उतरे और शहर की दीवार पर पहरेदारों से कहा, मैं तियान हूं, वेई वुफू का दोस्त। कृपया मेरा संदेश पहुंचा दें। अंदर आइए, वेई वुफू ने अंदर से पुकारा। इससे पहले कि ऊपर का गार्ड जवाब दे पाता, शहर का द्वार पहले ही खोला जा चुका था। यह देखकर कि वेई वुफू को एक भी चोट नहीं लगी थी, लिन शेन के दिल से बोझ उतर गया। वे क्या हुआ? वेई वुफू का शहर में पीछा करते हुए लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। एक बार हम वहां पहुंच जाएं, मैं तुम्हें बताऊंगा। वेई वुफू ने लिन शेन को शहर में आगे तक मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ाया। लिन शेन ने चारों ओर देखा और पाया कि तियानचिन में काफी लोग थे, हालांकि उनमें से कई विकलांग थे जिनके हाथ या पैर नहीं थे। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चोटें बहुत पहले लगी थी तथा हाल ही में नहीं लगी थी। कुछ घरों में कई घायल लोगों का इलाज चल रहा था, जिससे पूरे तियानचिन में एक निराशाजनक माहौल बन गया था। वेई ने लिन शेन को प्राचीन शहर से होते हुए विशाल धातु भवन तक ले गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि धातु संरचना कई स्थानों पर काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा कई लोग इसकी मरम्मत में लगे हुए थे। धातु से बनी इमारत के अंदर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि यह लगभग सुनसान है, जिससे अंदर का स्थान काफी छोटा लग रहा था। यह विशाल धातु संरचना अधिकांशतः ठोस थी। दादाजी, लिन शेन आ गए हैं, वेई वुफू ने महल के अंदर आराम कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। लिन शेन, क्या वुफू ने तुम्हें बताया कि तुम यहाँ क्यों हो? वेई चांगकिंग ने लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। भूमिगत अंतरिक्ष में एक बहुत शक्तिशाली निर्वाण प्राणी उभरा है और अब हमारे पास उसे दबाने की शक्ति नहीं है। हमें भूमिगत अंतरिक्ष में जाना चाहिए और अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहिए। यह मिशन मृत्यु की संभावना से भरा है। यदि आप हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो कल आप हमारे साथ भूमिगत अंतरिक्ष में जाएंगे। जीवन हम में से प्रत्येक को केवल एक बार दिया जाता है, हमारे माता पिता से एक उपहार, और इसे आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आपके लिए मना करना स्वाभाविक है, इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो अभी चले जाएं। मैं जाने को तैयार हूं, लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखते हुए कहा। वेई वुफू के निमंत्रण का मतलब था कि उसे लिन शेन की मदद की सख्त जरूरत थी और लिन शेन उसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे और न ही करना चाहते थे। अच्छा, यह मामला अत्यावश्यक है। आराम करो और अपने आप को तैयार करो। वुफू तुम्हें बताएगा कि क्या आवश्यक है और कल तुम हमारे साथ भूमिगत स्थान पर चलोगे, वेई चांगकिंग ने कहा। आगे विस्तार से नहीं बताया, लेकिन लिन शेन को आराम करने का निर्देश दिया। वेई वुफू ने लिन शेन को टाउनलैंड हॉल से दूर प्राचीन शहर के भीतर एक जीर्ण शीर्ण घर में आराम करने के लिए ले गया। वेई, हमें क्या करने की जरूरत है? ज्यादा समय नहीं होने के कारण लिन शेन को जितना संभव हो सके उतना समझने की जरूरत थी कि भूमिगत स्थान की स्थिति क्या थी। वेई वुफू ने लिन शेन को स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जो उसकी कल्पना से भी बदतर थी। भूमिगत अंतरिक्ष से जानवरों का आना लगातार बढ़ता जा रहा था और वेई परिवार के कई निर्वाण प्राणी जांच करने के लिए नीचे गए और उन्होंने गर्भ में एक अत्यंत शक्तिशाली निर्वाण प्राणी की खोज की। वेई परिवार के कई निर्वाण प्राणी बमुश्किल बच निकलने में सफल रहे, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अब निर्वाण प्राणी के पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले ही उसके पास भयानक शक्ति थी। यदि उसे पूरी तरह से विकसित होने दिया गया तो 1000 वर्षों से वेई परिवार द्वारा संरक्षित तियानचिन का पतन हो सकता था। इसलिए उन्हें निर्वाण प्राणी को पूरी तरह से बनने से पहले ही मारना आवश्यक था। लिन शेन ने वेई वुफू से जितना अधिक सुना, उतना ही अधिक निर्वाण प्राणी का पोषण करने वाला स्थान निर्वाण भूमि जैसा प्रतीत होने लगा। अजीब बात है, निर्वाण भूमि का निर्माण ग्रह द्वारा ही किया जाना चाहिए था और भूमिगत स्थान तब बना जब एक अंतरिक्ष यान भूमिगत गुहा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह असंभव है कि वहां कोई निर्वाण भूमि हो, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन वेई परिवार के अनुसार भूमिगत गुहा में वास्तव में निर्वाण प्राणियों को जन्म देने की क्षमता है, जो निर्वाण भूमि के समान है। यदि अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद आदिम अंडे मूल जीवन रूपों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें निर्वाण प्राणियों में बदल सकते हैं, तो उन आदिम अंडों को अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए।
लिन शेन कल्पना नहीं कर सकता था, अगर यह वास्तव में आदिम अंडों का प्रभाव था तो इन अंडों को कितना शक्तिशाली होना चाहिए। वेई वुफू ने वेई परिवार की योजना को जारी रखा। उनका कार्य निर्वाण प्राणियों के विनाश में भाग लेना नहीं था, बल्कि उस स्थान को नष्ट करना था जहां निर्वाण प्राणी पैदा हो रहे थे। निर्वाण प्राणियों को नष्ट करने वाली मुख्य शक्ति वेई चांदकिंग और वेई परिवार के अन्य 7 निर्वाण प्राणी होंगे। वेई वुफू को मिलाकर अब वेई परिवार के केवल 13 प्रत्यक्ष वंशज ही बचे थे। बाकी या तो वे बच्चे थे जो अभी वयस्क नहीं हुए थे, या जिनकी शादी हो चुकी थी। इस बार वेई परिवार अपनी आखिरी ताकत लगा रहा था। अगर ऑपरेशन विफल हो गया या कोई अप्रत्याशित दुर्घटना घट गई तो तियानचेन वेई परिवार को अनिवार्य रूप से विलुप्त होने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पीछे केवल कुछ महिला सदस्यों और एक गंभीर रूप से घायल निर्वाण प्राणी को छोड़ा, जो वेई परिवार के बच्चों की रक्षा करने और मिशन विफल होने की स्थिति में उन्हें तियानचेन से दूर ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। कुछ दिन पहले से ही तियानचेन के निवासियों को वहां से निकालने का काम शुरू हो चुका था, यहां तक कि तियानचेन में पले बड़े अनाथ बच्चों को भी धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वेई परिवार को इस ऑपरेशन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, अन्यथा उन्होंने पहले से ही निकासी शुरू नहीं की होती। क्या तुमने अन्य परिवारों से मदद नहीं मांगी? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सूचित किया गया, खाली करो, वेई वुफू ने कहा। लिन शेन भी असहाय था। वेई वुफू का मतलब सूचित करने और खाली करने से शायद अन्य परिवारों को मातृगृह से खाली करने के लिए तैयार करना था। आगे सोचने पर वेई परिवार के अलावा संभवतः मातृगृह पर कोई निर्वाण स्तर की शक्तियां नहीं थीं। आरोही जो भूमिका निभा सकते थे वह वास्तव में सीमित थी। अगर कुछ लोग मदद करने के लिए तैयार भी होते तो उनका प्रभाव न्यूनतम होता। वेई वुफू ने लिन शेन को पढ़ने के लिए कुछ दस्तावेज दिए जो सभी भूमिगत स्थान से संबंधित थे। लिन शेन जितना अधिक पढ़ता गया उतना ही वह चिंतित होता गया। यदि वेई परिवार की दृढ़ रक्षा न होती तो अनगिनत निर्वाण जीव भूमिगत अंतरिक्ष से उभर आते और मानवता बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं होती। लिन शेन की अपनी ताकत उसके पास मौजूद विभिन्न वस्तुओं के साथ मिलकर उसे साधारण निर्वाण प्राणियों से डरने से बचाती थी। इसके अलावा वेई और फीजाइट फैटी के साथ वेई परिवार के 7 निर्वाण प्राणियों के साथ सफलता की संभावना अभी भी बहुत अधिक थी। अगले दिन दोपहर को वेई वुफू लिन शेन को फिर से टाउनलैंड हॉल में ले आया और वेई परिवार के 7 निर्वाण प्राणी वहां आ चुके थे। पूरे टाउनलैंड हॉल में केवल वे 9 लोग ही बचे थे। अन्य वेई परिवार के सदस्य निकासी की तैयारी में व्यस्त थे। यदि वे असफल रहे तो वे तुरंत तियानचेन को खाली कर देंगे, जिससे वेई परिवार का अंतिम अग्नि बीज सुरक्षित रहेगा। लिन शेन को आते देख वेई चांद किंग और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। वेई वुफू के निमंत्रण को स्वीकार करके और इस समय आकर वे पहले से ही लिन शेन को अपने में से एक मानते थे। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएं, तो कोई भी कदम उठाने में जल्दबाजी न करें। जब हम निर्वाण प्राणी को घेर लें तो आप सभी मिलकर निर्वाण प्राणियों को जन्म देने वाली चीज को नष्ट करने की कोशिश करें। अगर यह संभव न हो तो बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट जाएं। वेई चांदकिंग ने लिन शेन से कहा, बच्चे, मैं वुफू को तुम्हारी देखभाल में छोड़ता हूं। सर किंग, मैं वेई के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा और पीछे हटूंगा, लिन शेन ने जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई चांदकिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और हॉल में अंदर की ओर चलने के लिए मुड़ा। चले जाओ। बिना कुछ और बोले सभी लोग वेई चांदकिंग के पीछे पीछे हॉल की गहराई में चले गए। वेई वुफू और लिन शेन सबसे पीछे चल रहे थे। वे शहर की दीवारों से भी मोटे प्रवेश द्वारों से होकर गुजरते थे। प्रत्येक प्रवेश द्वार को पार करने पर एक पुल गिर जाता था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। जब वे टाउनलैंड हॉल के केंद्र में पहुंचे तो लिन शेन की आंखों के सामने एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि पूरा टाउनलैंड हॉल एक गहरे गड्ढे के ऊपर बनाया गया था, जिसने नीचे की जगह के मुख्य निकास को दबा दिया था। तियानचेन में आमतौर पर जिन जानवरों का सामना होता था वे केवल बेस वेरिएंट जीव थे जो आसपास की दरारों से रेंगते हुए बाहर निकलते थे। असली बड़े लोगों को वेई परिवार ने यहां दबा दिया था। गड्ढे के अंदर घना अंधेरा था और कोई भी बेस वेरिएंट प्राणी उसमें से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वेई चांदकिंग ने सबसे पहले गड्ढे में छलांग लगाई। उसके पीछे पीछे अन्य 6 निर्वाण प्राणी भी आए। प्रत्येक एक के बाद एक गड्ढे में कूद पड़ा। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और एक साथ गड्ढे में कूद गए। लिन शेन ने अपनी उड़ान क्षमता का उपयोग नहीं किया,
अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से गिरने दिया। उसने कल के संसाधनों के बीच भूमिगत स्थान में प्रवेश करने और बाहर निकलने के तरीके देखे थे। उसका शरीर अंधकार में लगातार डूबता जा रहा था। वह अथाह अंधकार अथाह प्रतीत हो रहा था, मानो वह नरक की खाई में गिर रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही लिन शेन ने सोचा कि वह अंतहीन रूप से रसातल में गिरता रहेगा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक रोशनी दिखाई दी और फिर उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके शरीर को तीव्र गति से नीचे खींच रही है। सभी ने अपने पंजे के हुकों को रस्सियों से जोड़कर उन्हें पास की पत्थर की दीवारों पर सुरक्षित कर दिया। लिन शेन ने भी वैसा ही किया, अपना रूप स्थिर किया, और जैसे ही उसने नीचे देखा उसने तुरंत एक ऐसा दृश्य देखा जो आश्चर्यजनक था। हालांकि उन्होंने डेटा में भूमिगत अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अभी भी चौंकाने वाला था। उनके मातृग्रह की गहराई एक स्वतंत्र दुनिया की तरह थी, जहां तक नजर जाती थी पहाड़, नदियां, जंगल और झीलें फैली हुई थीं। भूमिगत दुनिया का आकाश एक विशाल पत्थर की छत जैसा था, सिवाय इसके कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं थी, बल्कि एक प्रकार का चमकता हुआ क्रिस्टल जेड था। क्रिस्टल जेड जैसे आकाश में अनगिनत फ्लोरोसेंट रोशनियां टिमटिमा रही थीं। दूरी पर पत्थर की छत से जमीन तक फैले हुए ऊंचे क्रिस्टल पर्वत थे, जो किंवदंतियों के माउंट बुझोऊ के समान थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा देते थे और पूरे भूमिगत स्थान को संभाले हुए थे। वे स्काई वॉल्ट के ऊपर एक अजीब अंतरिक्ष यान के ठीक ऊपर लटके हुए थे, जो 2 टुकड़ों में टूटकर एक नदी में समा गया था। अकेले उस अंतरिक्ष यान का आधा हिस्सा 3 या 4 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था, और उसका टूटा हुआ सिरा कमल की जड़ जैसा दिखता था, जिसमें कई अनियमित छेद थे जो एक मधुमक्खी के छत्ते के अनुप्रस्थ काट जैसा दिखता था। अंतरिक्ष यान को पूरे नीले क्रिस्टल की तरह उकेरा गया था। इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी और इसके केंद्र से निकलने वाली नीली रोशनी ने चारों ओर की हर चीज को एक भूतिया नीले रंग में नहला दिया था। नदी का पानी भी नीला था, अंतरिक्ष यान से परावर्तन के कारण नहीं, बल्कि किसी चीज से दूषित होने के कारण, नीलम के समान रंग के कारण। मजबूत चूषण ने उनके शरीर को खींचा, उन्हें नीचे खींच लिया। वे परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली रस्सियां, जो लिन शेन को ज्ञात नहीं थी, उनसे बनी थी, ऐसे चरमरा रही थी मानो वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। इससे पहले कि लिन शेन करीब से देख पाते, जीवों का एक झुंड हवा में उनकी ओर उड़ रहा था। वे जीव चमगादड़ जैसे पंखों वाले केंचुओं जैसे दिखते थे, अजगर जितने बड़े, उनके शरीर नीले जैद से तराशे गए प्रतीत होते थे और उनके गोलाकार मुंह में तीखे दांतों की एक पंक्ति दिखाई देती थी। हम नीचे जाते हैं, वे चांद किंग ने आदेश दिया। उसके हाथ में एक बैंगनी फीनिक्स प्लम चाकू दिखाई दिया। उसने लापरवाही से एक वार किया और बैंगनी ब्लेड क्यूई का एक झोंका जम गया, जिसने तुरंत बड़ी संख्या में क्रिस्टल आधारित प्राणियों को मार डाला। अन्य निर्वाण प्राणियों ने भी अपने जीवन आधारों को बुलाया तथा उन क्रिस्टल आधारित प्राणियों का वध कर दिया जो निर्भय होकर उन पर झपट पड़े थे। शेन ने अपने हाथ में दुष्टभूत ब्लेड पकड़ लिया और रस्सी की मदद से तेजी से नीचे फिसलते हुए जाल से फिसलने वाले कुछ जीवों को लापरवाही से मार डाला। भूमिगत अंतरिक्ष में वास्तव में उड़ान पर प्रतिबंध था, न तो उड़ान क्षमताएं और न ही जीवन आधार उड़ान भर सकते थे। केवल पंख या इसी तरह के अन्य जीव ही अपनी शारीरिक उड़ान क्षमता पर निर्भर होकर ऊंची उड़ान भर सकते थे। आकाशीय तिजोरी से उल्टे लटके प्राणियों ने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे गोते लगाए। उनके बीच पहले से ही आरोही प्राणी दिखाई देने लगे थे। वे चांद किंग और उसके 6 साथी बैंगनी आभा से भरपूर थे, जिसकी धारियां आकाश में फैल रही थीं और वे जीवों को मार रही थीं तथा उन्हें पर्वत श्रृंखलाओं की ओर गिरने पर मजबूर कर रही थीं। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि वे परिवार के सभी निर्वाण प्राणियों के पास फीनिक्स प्लम चाकू के रूप में जीवन आधार क्यों था, केवल आकार में मामूली भिन्नता के साथ। वे के जीवन आधार ने फीनिक्स प्लम चाकू का रूप क्यों नहीं लिया, दूर से भी नहीं, बल्कि एक सफेद वस्त्र का रूप क्यों लिया। ये देखते हुए कि वे सभी बैंगनी क्यों फीनिक्स मंत्र की साधना करते थे, उनके जीवन आधार में अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। भले ही वे का जीवन आधार फीनिक्स प्लम चाकू न हो, लेकिन कम से कम ये तलवार जैसा कोई हथियार तो होना ही चाहिए। वे चांद किंग और अन्य लोगों के संरक्षण में लिन शेन और वे वुफू बड़ी नदी के किनारे एक पर्वत शिखर पर उतरे। इससे पहले कि लिन शेन चारों ओर अच्छी तरह से देख पाता, उसने देखा कि बेस वेरिएंट प्राणियों की भीड़ पहाड़ के नीचे इकट्ठा हो रही है और उनकी ओर बढ़ रही है। ये मूल प्रकार के जीव अजीब तरह से टिड्डियों जैसे आकार के थे, भूतिया नीले रंग में चमकते थे और बाघों जितने बड़े थे। इससे पहले कि लिन शेन कुछ कर पाता, एक फीनिक्स की चीख सुनाई दी। बैंगनी ब्लेड क्यूई का एक वार एक उड़ते हुए बैंगनी फीनिक्स में बदल गया, जो नीचे की ओर घूमता हुआ सभी बेस वेरिएंट प्राणियों का सफाया कर रहा था।
वे शाओचेंग नामक एक निर्वाण प्राणी रस्सी से नीचे फिसला और लिन शेन और उसके साथियों के ठीक बगल में उतरा। उन्होंने अपने फीनिक्स प्लम चाकू को तेजी से चलाया और ब्लेड क्यूई के एक भयानक प्रदर्शन के साथ उन्होंने बेस वेरिएंट प्राणियों से भरे एक छोटे से आधे पहाड़ को एक पल में काट डाला। कटा हुआ पहाड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे धरती लगातार हिलने लगी और थरथराने लगी तथा गड़गड़ाहट की आवाज लगातार जारी रही। लिन शेन ने आश्चर्य से देखा। वेई परिवार के निर्वाण प्राणी इतने शक्तिशाली हैं, उनकी ताकत ये या के बराबर लगती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने मूल रूप से सोचा था कि वेई परिवार के निर्वाण प्राणियों ने ग्रह पर निर्वाण प्राप्त करने के बाद लघु निर्वाण का मार्ग चुना था और वे विशेष रूप से मजबूत नहीं होंगे। लेकिन इस एक प्रहार की शक्ति स्पष्ट रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। इस ब्लेड की ताकत से आसपास के बेस वेरिएंट प्राणी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और कुछ ही समय में उन्होंने उस क्षेत्र को साफ कर दिया। वेई चांगकिंग और अन्य लोग भी रस्सी से नीचे उतर गए। आकाश में मौजूद जीव उनका पीछा नहीं करते थे, बल्कि तिजोरी के ऊपर वापस उड़ जाते थे और उस पर बैठ जाते थे। ऊपर टिमटिमाती रोशनी उनके शरीर से निकलने वाली चमक थी। क्या ये दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान है? क्या अंदर कुछ बचा है? लिन शेन ने पास खड़े वेई वुफू से पूछा। वेई शाओचेंग को पता था कि वेई वुफू को बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए उसने खुद ही कहा, यह अंतरिक्ष यान एक विशेष सामग्री से बना है जिसे हमारी निर्वाण स्तर की ताकत भी मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकती है। रक्त वाहिकाओं जैसे दिखने वाले छिद्रों से एक नीला तरल पदार्थ लगातार रिसता रहता है, जो संपर्क में आने पर शरीर को बदल देता है और प्रवेश करना मुश्किल बना देता है। NOWELL-BE-IN.CO। लिन शेन को केवल डेटा से पता था कि अंतरिक्ष यान भूमिगत अंतरिक्ष में संक्रमण का स्रोत था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंतरिक्ष यान स्वयं इतना लचीला होगा। इतना लचीला अंतरिक्ष यान इतना गंभीर नुकसान कैसे झेल सकता है? उस समय वास्तव में क्या हुआ था? लिन शेन ने सोचा। कोई नहीं जानता कि उस समय क्या हुआ था। अगर हम अंतरिक्ष यान के अंदर प्रवेश कर पाते तो हमें कुछ सुराग मिल सकते थे, वेई शाओचेंग ने कहा, फिर कुछ देर रुककर आगे कहा। अंतरिक्ष यान 2 टुकड़ों में टूट गया और दुर्घटना के दौरान बहुत सी चीजें बाहर गिर गईं, जिससे पूरे भूमिगत अंतरिक्ष में संक्रमण के स्रोत बन गए, जिसमें प्राइमल अंडे वाले अंतरिक्ष कैप्सूल भी शामिल थे। यह नदी विशेष रूप से बहुत अधिक संक्रमित है। यह आरोही जीवों से भरी हुई है। हमें उन्हें हर बार साफ करना पड़ता है। आखिरी सफाई 3 महीने पहले हुई थी और अब शायद वहां अनगिनत आरोही जीव हैं। इस बार हमारा मिशन वे नहीं है, बड़ी नदी के पास न जाएं। ठीक है। लिन शेन वेई चांगकिंग और अन्य लोगों के साथ चल पड़ा। भूमिगत स्थान हर जगह पहाड़ों से भरा हुआ था और चूंकि वे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल पहाड़ी इलाके में चल सकते थे। भूमिगत अंतरिक्ष में आधार भिन्न प्राणी बहुत अधिक संख्या में थे, लगभग हर जगह उनके समूह थे और आरोही प्राणी अक्सर दिखाई देते थे। सौभाग्य से वेई चांगकिंग जैसे निर्वाण प्राणियों की शक्ति बहुत प्रबल थी, जो उन्नत प्राणियों को इस प्रकार काट डालते थे मानो वे मुर्गियों का वध कर रहे हों। वेई परिवार की ब्लेड तकनीक को 2 शब्दों में वर्णित किया गया था, दबंग। लिन शेन ने पहले सोचा था कि वेई वुफू पहले से ही बहुत दबंग था, लेकिन वेई शाओचेंग और अन्य लोगों की तुलना में वेई वुफू बहुत ही सौम्य लग रहा था। यहाँ रुको और प्रतीक्षा करो, आगे एक निर्वाण प्राणी घोंसला बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमें किसी भी आश्चर्य से बचने के लिए इसे खत्म करना होगा, वेई चांगकिंग ने कहा, जब समूह एक घाटी के माध्यम से बहते पानी को देख रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, वेई शाओचेंग घाटी की ओर दौड़ पड़ा और उसने घाटी के भीतर नीले पानी की धारा की ओर बैंगनी ब्लेड क्यूई छोड़ दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लेड क्यू ने पानी के बहाव को 2 भागों में विभाजित कर दिया, फिर एक धमाके के साथ एक विशाल बैंगनी पंजे ने इसे चकनाचूर कर दिया। पानी के नीचे से एक बैंगनी आकृति फूटी, चट्टान की ओर छलांग लगाए, उसके पंजे चट्टानों को जकड़ रहे थे, उसके सिर पर नीली आंखें थीं जो लाइट बल्ब की तरह चमक रही थीं, वेई शाओचेंग पर टिकी हुई थीं। लिन शेन ने उस प्राणी को ध्यान से देखा और वह थोड़ा चौंके बिना न रह सका। ये चीज उस काले टोपी वाले मशरूम जानवर के समान थी, जिसे लिन शेन ने पहले देखा था, सिवाय इसके कि उसका शरीर क्रिस्टल नीले रंग का था और उसकी मशरूम टोपी पर कई विचित्र नीली आंखें थीं। ये संभवतः एक ही प्रजाति नहीं हो सकती है ना? लिन शेन ने संदेह से पूछा। निर्वाण प्राणी के पंजों ने बल लगाया, जिससे चट्टानें चकनाचूर हो गईं और एक क्षण में उसका रूप गायब हो गया, मानो वह दूर स्थानांतरित होने में सक्षम हो। टकराना। वेई शाओचेंग की आकृति भी गायब हो गई। उसके बाद एक जोरदार दुर्घटना हुई।
पहाड़ों के बीच बैंगनी और नीले रंग लगातार टकरा रहे थे तथा भयावह आघात तरंगें आसपास की चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ रही थीं। कुछ देर बाद किसी चीज के टूटने की तीखी आवाज आई। बैंगनी और नीले रंग की तेज गति से फैलती छटाएं थम गईं, क्योंकि वे शाओचेंग ने अपने चाकू पर लगे नीले तरल को झाड़ दिया। उसके सामने निर्वाण प्राणी का सिर उसके धड़ से अलग हो गया था। बहुत शक्तिशाली, लिन शेन ने खुद से कहा। वे शाओचेन के पराक्रम को देखकर उसे डूबने जैसा एहसास हुआ। वे परिवार के निर्वाण प्राणियों में वे शाओचेन सबसे अधिक दुर्जय नहीं था, लेकिन फिर भी वह इतना शक्तिशाली था, उसकी ताकत ये या से बहुत पीछे नहीं थी। इतना शक्तिशाली निर्वाण प्राणी, जब उनमें से कई ने मिलकर एक निर्वाण प्राणी पर हमला किया जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं था, तो वे जीत नहीं पाए और उन्हें चोट भी लगी। आखिर वह निर्वाण प्राणी कितना शक्तिशाली था, लिन शेन को चिंता होने लगी थी। रास्ते में वे परिवार के सातों लोगों ने विभिन्न जीवों को मार गिराया और कई निर्वाण जीवों को मारने के लिए चक्कर भी लगाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य निर्वाण जीव उस जीव पर उनकी घेराबंदी में हस्तक्षेप न कर सके। भूमिगत अंतरिक्ष में निर्वाण प्राणियों की संख्या लिन शेन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर ये निर्वाण प्राणी मिलकर टाउनलैंड हॉल पर हमला करते तो ये कल्पना से परे था कि अगर वे परिवार गिर जाता तो मात्र ग्रह पर और कौन टिक पाता। भूमिगत स्थान विशाल और असीम था। वे चांद किंग और अन्य लोग केवल पास के निर्वाण प्राणियों को ही नष्ट कर सकते थे, जबकि साथ ही बहुत सारा निर्वाण द्रव और निर्वाण स्तर के कुछ आत्मा आधार भी एकत्र कर सकते थे। हालांकि उन्होंने स्वयं उन आत्मिक आधारों का उपयोग नहीं किया, बल्कि मुख्य रूप से अपने ही जीवन आधारों से लड़ाई की। कई दिनों की लड़ाई के बाद आसपास के निर्वाण जीवों को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लिन शेन को ये देखकर हैरानी हुई कि ये सभी निर्वाण जीव लगभग ब्लैक कैप मशरूम जानवर जैसे दिख रहे थे और निर्वाण जीवों की कोई अन्य प्रजाति नजर नहीं आ रही थी। भूमिगत अंतरिक्ष में कई प्रकार के मूलबिन और आरोही प्राणी थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि केवल एक ही प्रकार का निर्वाण प्राणी था, जिसने लिन शेन को चकित कर दिया। शेन और वेई वुफू पीछे पीछे आए, जिसका मूल रूप से मतलब था युद्ध के मैदान को साफ करना और भविष्य में उपयोग के लिए विभिन्न स्पिरिट बेस और तरल पदार्थ इकट्ठा करना। भूमिगत अंतरिक्ष में उत्परिवर्तन दर काफी अधिक थी, हालांकि रियल्म किंग ग्रह की तरह अतिरंजित नहीं थी। यह अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, यहाँ तक कि विशालकाय रिंग स्टार में भी इतनी अधिक उत्परिवर्तन दर नहीं थी। वे चांद किंग ने कार्ययोजना में देरी किए बिना उन्हें जो भी उपयोगी वस्तु मिले उसे उठाकर रख लेने, यदि संभव हो तो ले जाने तथा जो नहीं ली जा सकती थी उसे अलग रखने की अनुमति दे दी। आसपास के सभी निर्वाण प्राणियों को हटा दिया गया था तथा कई निर्वाण प्राणियों ने पुनः खोज की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई निर्वाण प्राणी दिखाई न दे। उसके बाद वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां निर्वाण प्राणी रहते थे। उनके वहां पहुंचने से पहले ही वे चांद किंग ने सभी को पूरी तरह तैयार रहने की सलाह दे दी थी। लिन शेन ने सेलेस्टियल नंबर 7 बैटल सूट निकाला और उसे पहन लिया, फिर अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए कारापेस को बुलाया और सीधे सुपर बेस फॉर्म में प्रवेश किया। उसकी कमर के एक ओर तानाशाह की पालतू बंदूक लटकी हुई थी, दूसरी ओर स्ट्रैप तलवार और उसके हाथों में विरासत का पंखा था। यदि वे परिवार के साथ निर्वाण प्राणी इतने शक्तिशाली थे, फिर भी उस निर्वाण प्राणी से इतने सावधान थे, तो लिन शेन ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे इसे आजमाओ और देखो कि क्या तुम इसके आदी हो सकते हो, लिन शेन ने कहा। वेई को सफेद लबादा पहने लेकिन हाथ में हथियार के बिना देखा और उसे दुष्टभूत ब्लेड फेंक दिया। वेई वुफू ने ईविल घोस्ट ब्लेड को पकड़ा, उसे आजमाया और सिर हिलाया। ये काम करता है। जब सभी लोग तैयार हो गए तो वे वेई चांद किंग के नेतृत्व में आगे बढ़े। कई पहाड़ों को पार करने के बाद लिन शेन ने आगे की चोटियों के बीच एक विशाल लट्ठा दिखाई दिया। यह अनुमान लगाना कठिन था कि लट्ठा कितना बड़ा था। वह 2 पर्वत चोटियों के बीच फंसा हुआ था, जैसे उन्हें जोड़ने वाला कोई लंबा पुल हो। लॉक पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग का था, मानो नीले जैद से बना हो। इसे जेड कॉलम के बजाय लॉक कहा जाता था, क्योंकि लॉक के एक तरफ एक छोटी सी टहनी थी जिस पर कुछ पत्तियां थीं। पत्तियां पन्ना और पारदर्शी थीं, यहां तक कि शीर्ष श्रेणी के नीले जैद से भी अधिक दोषरहित नीले क्रिस्टल के समान। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस लट्ठे के नीचे एक शटल के आकार का काला बगसैक लटका हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग 13 से 14 मीटर थी तथा सबसे चौड़े भाग का व्यास लगभग 3 मीटर था। काले बगसैक के नीचे एक छेद था, जिसमें से एक प्राणी का आधा शरीर बाहर निकला हुआ था, जो उसके नीचे उल्टा लटका हुआ था। ये जीव और भी विचित्र था।
थैली के बाहर उसका नंगा ऊपरी शरीर एक बहुत ही मांसल मानव जैसा दिख रहा था, जिसकी भुजाएं और हाथ मानव शरीर से अलग नहीं थे। लेकिन इसका सिर इंसान के सिर से अलग था। हालांकि इसमें चेहरे की विशेषताएं थीं, लेकिन इसमें कोई बाल नहीं थे और इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि इसने नीले रंग का स्टील का हेलमेट पहना हुआ है। करीब से देखने पर यह स्पष्ट था कि यह हेलमेट नहीं था, बल्कि इसके सिर पर एक नीला कारापेस उग रहा था। कारपेस के शीर्ष पर घोंघे के एंटीना जैसी एक जोड़ी एंटीना थी, जो स्पष्ट रूप से कारपेस से ही विकसित हुई थी। यद्यपि इसका चेहरा मानव जैसा ही था, यहाँ तक कि आश्चर्यजनक रूप से कोणीय, लेकिन हेलमेट जैसा कवच और मांसल एंटीना की एक जोड़ी की उपस्थिति तथा इसे ढकने वाली पारदर्शी बलगम की एक परत एक बहुत ही भयावह एहसास दे रही थी। वह बगसैक के नीचे उल्टा लटका हुआ था, उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था, उसके हाथ नीचे लटक रहे थे और उसके लटकते हुए हाथों में भेड़िए के बड़े बड़े दांतों जैसी कोई चीज थी। मानव समूह के आगमन को महसूस करते हुए जिस प्राणी ने अपनी आंखें बंद की थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी, जिससे उसकी आंखें मक्खी की मिश्रित आंखों के समान दिखाई देने लगीं। आंखें विशेष रूप से बड़ी थीं और काले क्रिस्टल से बनी थीं, जिनके अंदर छत्ते जैसी षटकोणीय संरचना थी। प्रत्येक आंख एक छोटी आंख थी, जिनकी संख्या संभवतः हजारों में थी। वेई चांगकिंग से किसी भी संकेत के बिना लिन शेन ने भी अनुमान लगाया कि यह विचित्र प्राणी वही होगा जिसे वे निर्वाण प्राणी कहते हैं। लिन शेन ने चारों ओर देखा, लेकिन निर्वाण भूमि की कोई विशेषता नहीं देखी, सिवाय दो पर्वत चोटियों के बीच फंसे विशाल बर्फ नीले गोललोक के, जो मूल रूप से पूरी तरह से रहस्यमय था। उस विचित्र निर्वाण प्राणी का पालन पोषण उस गोल लट्ठे से हुआ होगा। लिन शेन ने गोल लट्ठे की जांच की, क्योंकि बगसैक का एक छोर लट्ठे के पास था तथा दूसरे छोर से कम 1 किलोमीटर की दूरी थी। लिन शेन और वेई का कार्य दो चोटियों के बीच फंसे गोल लट्ठे को नीचे लाने का प्रयास करना था, जबकि वेई चांगकिंग और अन्य लोगों ने विचित्र प्राणी को घेर रखा था। वेई परिवार के अनुमान के अनुसार दो पहाड़ों के बीच पड़ा हुआ गोल लट्ठा विचित्र प्राणी के पोषण के लिए पहाड़ों से कुछ ऊर्जा खींच रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वे गोल लट्ठे को नीचे लाकर प्राणी की ऊर्जा आपूर्ति बंद कर देते, तो भी विचित्र प्राणी का पूर्ण रूप से विकसित होना और उभरना इतना आसान नहीं होता। ऊर्जा के स्रोत के बिना प्राणी की क्षमताएं काफी कम हो सकती हैं। विचित्र प्राणी ने उन्हें उदासीन दृष्टि से देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं की। वेई चांगकिंग के एक ठंडे आदेश के साथ वेई परिवार के साथ निर्वाण प्राणी दो समूहों में विभाजित हो गए और दो चोटियों पर चढ़ गए। एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4। वे गोल लॉक के पार उस अजीब प्राणी के स्थान की ओर भागे और इतनी तेजी से प्रतिरूपों के निशान छोड़ते गए कि जब वे आगे बढ़े तो वे दिखाई दिए। उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपने ब्लेड क्यूई को एक भयंकर हमले में छोड़ दिया, जिसमें बैंगनी ब्लेड क्यूई की लहरें, जो पहाड़ों और नदियों को काट सकती थीं, विचित्र प्राणी की ओर बढ़ते हुए आपस में गुथे हुए बैंगनी क्यूई फीनिक्स में बदल गईं। लिन शेन ने पहले ही वेई परिवार के फीनिक्स स्लेइंग इमोर्टल स्वॉर्ड स्किल को देखा था, जो बैंगनी गहन क्यूई के साथ बढ़ाया गया था, जो पहाड़ों को काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। आमने सामने की स्थिति में ये अभी वेई परिवार के एक निर्वाण प्राणी को दबाने में सक्षम नहीं हो सकता है, जो निर्वाण गुणों और फीनिक्स स्लेइंग अमर तलवार कौशल से संपन्न है। बैंगनी गहन क्यूई द्वारा वहन की गई विशेषता ने उनके आसपास की विशेषता, कौशल की शक्ति और सहनशक्ति को बहुत बढ़ा दिया, और बैंगनी गहन क्यूई ने एक बुरी शुद्धिकरण प्रभाव के साथ हमला किया। इस तथाकथित बुराई शोधन प्रभाव का वास्तव में अर्थ था अधिक विनाशकारी शक्ति, जो विभिन्न गुणों के विरुद्ध प्रभावी रूप से कार्य करती थी। संक्षेप में, वेई परिवार द्वारा विकसित बैंगनी गहन क्यूई एक अत्यंत व्यापक और प्रभावी निर्वाण गुण था। निर्वाण की जितनी अधिक बार प्रारंभ में इसकी तुलना एकल निर्वाण गुण वाले लोगों से नहीं की जा सकती है, लेकिन कई निर्वाणों के बाद बैंगनी गहन क्यूई के लाभ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगे, जो पारंपरिक एकल निर्वाण गुणों की शक्ति को पार कर जाएंगे। अफसोस की बात है कि उनके ग्रह पर ऐसे बहुत अधिक खजाने नहीं थे जो निर्वाण के भौतिक प्रभाव को दबा सके, इसलिए वे परिवार के सदस्य केवल अपनी इच्छाशक्ति और पीढ़ियों से विकसित कुछ गुप्त तकनीकों पर ही भरोसा कर सकते थे, ताकि उनके शरीर पर कई निर्वाणों के प्रभावों का प्रतिकार किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में वे परिवार के सदस्य सामान्यतः 7 बार निर्वाण प्राप्त करते थे, और यदि वे 8वीं बार प्रयास करते तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती थी कि उन्हें मानसिक समस्याएं हो सकती थी, या यहाँ तक कि वे मानवता से रहित निर्वाण प्राणी भी बन सकते थे। वे परिवार के जीवित निर्वाण प्राणियों में से केवल वेई चांगकिंग ही 7 निर्वाण पार कर आश्चर्यजनक रूप से 9 निर्वाण तक पहुंचे थे।
6 व्यक्तियों ने जो 7 बार निर्वाण प्राप्त कर चुके थे तथा एक व्यक्ति ने जो 9 बार निर्वाण प्राप्त कर चुका था, विचित्र प्राणी पर अपनी फीनिक्स वध अमर तलवार कौशल का प्रयोग किया। फीनिक्स ब्लेड क्यूई की 7 धाराओं ने विचित्र प्राणी पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और प्राणी ने कठोर भाव के साथ अपनी लटकती भुजाओं को हिलाना शुरू कर दिया। ये 7 फीनिक्स ब्लेड क्यूई विचित्र प्राणी पर अलग अलग दिशाओं से वार करने वाले थे। प्राणी ने अचानक अपने हाथ उठाए, भेड़िए के दांत जैसी किसी चीज को उठाते हुए, और उन्हें तेजी से घुमाया। 7 फीनिक्स ब्लेड क्यूई अचानक हवा में फट गए, जैसे कि वे प्रभावशाली और बेजोड़ बैंगनी क्यूई फीनिक्स नहीं थे, बल्कि फीनिक्स के मात्र कागजी चित्र थे। लिन शेन ने हैरानी से देखा। पर्पल प्रोफाउंड क्यूई और फीनिक्स स्वॉर्ड स्किल का प्रभुत्व पहले ही उसके द्वारा देखा जा चुका था, फिर भी विचित्र प्राणी द्वारा इसे आसानी से फाड़ते देखना आश्चर्यजनक से कम नहीं था। चलो चलें, वेई वुफू ने पहाड़ की ओर बढ़ते हुए कहा। लिन शेन भी वेई वुफू के साथ पहाड़ पर तेजी से चढ़ते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। समय समय पर आकाश में बैंगनी प्रकाश की चमक देखी जा सकती थी, क्योंकि फीनिक्स तलवार कौशल के हमले सभी दिशाओं से विचित्र प्राणी की ओर बढ़ रहे थे, जिससे आकाश नाचते हुए फीनिक्स ब्लेड क्यूई से भर गया। फिर भी जैसे ही ब्लेड क्यूई विचित्र प्राणी के पास पहुंचे, वे उसके हाथों में मौजूद अजीब नुकीले दांतों से टुकड़े टुकड़े हो गए और धूल की तरह बिखर गए। इतने शक्तिशाली ब्लेड क्यूई को बिना किसी हलचल के ही फाड़ दिया गया। लिन शेन जितना ज्यादा देखता गया, उतना ही ज्यादा घबराता गया। लॉक के नीचे उल्टा लटका हुआ विचित्र प्राणी अपने हाथों में मौजूद अजीब नुकीले दांतों को आगे पीछे घुमाता हुआ, पीछे की ओर निशान छोड़ता हुआ, लगभग 1000 भुजाओं वाले गुवानिन की तरह। ये वेई चान किंग और अन्य लोगों द्वारा लगातार छोड़े गए सभी ब्लेड क्यू को फाड़ने में कामयाब रहा, जिससे प्राणी के शरीर को छूने वाला एक भी ब्लेड नहीं बचा। लिन शेन को पता था कि देखना व्यर्थ है और वह पूरी ताकत से शिखर की ओर बढ़ा। दोनों पर्वत की चोटी के निकट एक स्थान पर पहुंचे और सिलेंडर तथा पर्वत के प्रतिच्छेदन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। एड्स बाय पब फ्यूचर 3 मीटर से अधिक व्यास वाला यह विशालकाय बेलनाकार पत्थर में धंसा हुआ था, जहां से जांघ से भी मोटी असंख्य जड़ें निकली और पत्थर में गहराई तक धंस गईं। अंदर से चमकती हुई सैकड़ों जड़ों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ उनका उपयोग करके बड़े सिलेंडर में ऊर्जा प्रवाहित कर रहा हो। ये देखकर लिन शेन को समझ में आया कि वेई परिवार क्यों मानता था कि सिलेंडर विचित्र प्राणी को संचारित करने के लिए पहाड़ के अंदर से ऊर्जा खींच रहा था। वेई वुफू ने दोनों हाथों से दुष्ट भूत ब्लेड को पकड़ लिया, उसकी शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और एक जड़ पर भयंकर वार किया। झनकार धातु के जेड पर प्रहार करने की एक तीखी ध्वनि गूंजी और दुष्ट भूत ब्लेड को पीछे धकेल दिया गया, जिसके कारण वेई वुफू ने अपना संतुलन खो दिया और पूर्ण शक्ति वाले प्रहार की ताकत को नष्ट करने से पहले कई कदम पीछे हट गया। ये जड़ें बहुत कठोर हैं, चलो चट्टान में खुदाई करने की कोशिश करते हैं, लिन शेन ने सुझाव दिया और अपने इनहेरिटेंस फैन को एक प्रकाश तलवार में बदल दिया और उसे जड़ के बगल में चट्टान की ओर बढ़ाया। उसके प्रहार में एक साधारण 10वीं बारी के आरोही से अधिक शक्ति थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश तलवार ने चट्टान को छुआ, पंखदार ब्लेड से निकलने वाली केंद्रित रोशनी बिखर गई और केवल विरासत पंखे से बनी मुट्ठी बची। ये चट्टान इतनी कठोर कैसे हो सकती है? लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि वेई परिवार ने पहाड़ को विभाजित करने और सिलेंडर को हटाने के लिए एक निर्वाण प्राणी को क्यों नहीं भेजा। ये संभव था कि उन निर्वाण प्राणियों को भी पर्वत की कठोरता को तोड़ना कठिन लगता। इस पहाड़ में कुछ गड़बड़ है, लिन शेन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। एक साथ समस्या का समाधान, वेई वुफू ने कहा, जैसे ही उसने अपने सफेद लबादे की क्षमताओं को सक्रिय करना शुरू किया, सिलेंडर की जड़ों की कठोरता और लचीलेपन को कमजोर करने की कोशिश की। ये देखकर लिन शेन ने भी अपना फोल्डिंग पंखा खोला और रहस्यमय प्रकाश पैटर्न पंखे की सतह से उड़कर जड़ों पर उतर आए। एड्स बाय पब फ्यूचर जबकि उनके प्रशंसक नृत्य स्पिन की छठी चाल सामान्य रूप से जीवित प्राणियों पर काम करती थी, लिन शेन को यकीन नहीं था कि इसका इस सिलेंडर जैसी चीज पर कोई प्रभाव होगा या नहीं, या यह निर्जीव वस्तुओं या पौधों पर भी काम कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं आजमाया था। सौभाग्यवश रहस्यमयी प्रकाश पैटर्न ने निराश नहीं किया, बल्कि जड़ों पर अपनी छाप छोड़ी। वेई वुफू ने दोनों हाथों से दुष्ट भूत ब्लेड को पकड़ लिया और उसी जड़ पर फिर से और भी अधिक बल के साथ प्रहार किया। बैकवोट 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 केवल एक धीमी सी खड़खड़ाहट की आवाज हुई जब दुष्ट भूत के ब्लेड ने पेड़ की जड़ पर एक हल्का निशान छोड़ दिया। ये काम कर सकता है।
लिन शेन ने कहा, ये दृश्य देखकर वह बहुत खुश हुआ और एक बार फिर इनहेरिटेंस फैन को उसके प्रकाश तलवार के रूप में बदल दिया और दूसरे पेड़ की जड़ पर वार किया। दरअसल रहस्यमय प्रकाश पैटर्न से चिन्हित पेड़ की जड़ को प्रकाश तलवार से किए गए एक उत्तोलन द्वारा चिन्हित किया गया था। दोनों व्यक्तियों ने एक एक पेड़ की जड़ को जोर जोर से काटा तथा धीरे धीरे घाव को गहरा किया, लेकिन जड़ों की मोटाई को देखते हुए एक पेड़ को पूरी तरह से काटने में लगभग 10 मिनट का समय लगा होगा। एक जड़ को काटने में ही बहुत मेहनत लगती है और लकड़ी पर कम से कम सैकड़ों जड़ें होती हैं। इसमें बहुत समय लग सकता है। लिन शेन के दिमाग में एक विचार आया और उसने उत्परिवर्तित Z एक्विजिट को बाहर निकाला तथा उसे पर्वतों और नदियों को दबाने वाले कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया। उत्परिवर्तित Z सील लिन शेन के सामने प्रकट हुई, एक अजीब उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करते हुए। जैसे जैसे लहरें उठी, ये पेड़ की जड़ को छूती गई और जल्द ही जड़ पर एक दमनकारी पर्वत और नदी सील दिखाई दी। जब वेई वुफू ने दोबारा वार किया तो पेड़ की जड़ पर लगा घाव स्पष्ट रूप से काफी बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये वास्तव में प्रभावी है। लिन शेन बहुत रोमांचित था। जैसे ही वह अपनी जड़ पर लाइट स्वॉर्ड का उपयोग करने वाला था, उसे एक विचार सूझा। उसने इनहेरिटेंस फैन को उसकी सामान्य स्थिति में लौटाया, उसे अपनी कमर पर क्लिप किया और फिर स्ट्रैप स्वॉर्ड निकाला। इसे जड़ पर पहले से किए गए कटों के खिलाफ रखते हुए उसने आगे पीछे आरी चलाना शुरू कर दिया। लिन शेन केवल इसे आजमाना चाहता था। ये जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि यह विधि वास्तव में प्रभावी थी। उसने स्क्रैप तलवार से आरी चलाई, वास्तव में वेई वुफू की काटने की तुलना में अधिक तेजी से। केवल 2 या 3 मिनट में लिन शेन ने एक जड़ को काट दिया था, जबकि वेई वुफू अभी भी अपनी जड़ को काटने में लगा हुआ था। हालांकि जड़ के अंदर चमकती हुई रोशनी देखी जा सकती थी, लेकिन जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। कोई तरल पदार्थ बाहर नहीं आया और कोई रोशनी बाहर नहीं निकली। पूरी जड़ ठोस थी। मानो इस ओर अपनी जड़ को नुकसान पहुंचता देख विचित्र प्राणी ने अचानक एक अजीब सी चीख निकाली, जैसे किसी दुष्ट आत्मा का विलाप हो। जैसे ही विचित्र प्राणी क्रोधित हुआ, उसने अपने विचित्र नुकीले दांत को हवा में फैलाया और लिन शेन और वेई वुफू की ओर क्रूरतापूर्वक पंजे से हमला किया। अदृश्य शक्ति एक तीखी ध्वनि के साथ लिन शेन और वेई वुफू की ओर तेजी से बढ़ी। वेई चांगकिंग के हाथों में फीनिक्स प्लम चाकू जैसी ही शैली का एक छोटा बैंगनी चाकू दिखाई दिया, लेकिन बहुत छोटा, बमुश्किल एक खंजर के आकार का। वेई चांगकिंग ने एक हाथ में छोटा चाकू और दूसरे हाथ में लंबा चाकू पकड़ रखा था। दोनों ब्लेड एक दूसरे से रगड़े, जिससे बैंगनी रंग की गहन क्यूई बिजली की तरह प्रज्वलित हुई और इसे बैंगनी रंग के गरजने वाले बोल्ट में बदल दिया, जिसने विचित्र प्राणी के पंजे की फाड़ने वाली शक्ति को लिन शेन और अन्य लोगों तक पहुंचने से रोक दिया। NOWELLBEIN.CO। धमाका, गड़गड़ाहट हुई और पंजे की ताकत टूट गई। इस आमने सामने की टक्कर में किसी भी पक्ष को बढ़त हासिल नहीं हुई। सर किंग ने आरोहण के लिए प्राइमल एग्स से डबल लाइफ बेस का उपयोग किया है, लिन शेन ने आश्चर्य में कहा। काम करते रहो। वेई वुफू बस दृढ़ता से काटता रहा, उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। लिन शेन ने जल्दी से पेड़ की जड़ पर आरी चलाना फिर से शुरू कर दिया। उसके सुनने की सीमा के पास गड़गड़ाहट की आवाज और बैंगनी रोशनी की निरंतर चमक सुनाई दे रही थी। अपने दोहरे ब्लेड की शक्ति से वेई चांगकिंग ने लिन शेन और उसके साथियों पर विचित्र प्राणी के हमलों को विफल कर दिया। वेई शाओचेंग और अन्य लोगों ने और भी अधिक उन्मत्तता से ब्लेड क्यूई पर वार किया, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि जब विचित्र प्राणी का ध्यान भंग होगा तो वे उस पर घाव कर सकेंगे। विचित्र प्राणी ने अपनी अधिकांश शक्ति वेई चांगकिंग से लड़ने में खर्च कर दी थी, जिससे उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो गई और वह वेई शाओचेंग और उसके समूह से ब्लेड क्यूई को पूरी तरह से रोकने में असफल रहा। एक फीनिक्स ब्लेड क्यूई ने सीधे विचित्र प्राणी की गर्दन पर प्रहार किया। विचित्र प्राणी की गर्दन पर फीनिक्स ब्लेड क्यूई का प्रहार हुआ, जिससे उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई, मानो वह टूट गई हो। लेकिन अगले ही क्षण उस प्राणी की गर्दन अपनी जगह पर आ गई। उसकी मक्खी जैसी विचित्र आंखें अनगिनत षटकोणीय छोटे दर्पणों के समान दिखाई देने लगीं, जिनमें कई लोगों की आकृतियां प्रतिबिंबित हो रही थीं। यह आ गया, योजना पर कायम रहो, वेई चांगकिंग ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही वेई चांगकिंग की आवाज धीमी हुई, वे सातों लोग स्थिर खड़े हो गए, जैसे कि वे किसी स्थिर फ्रेम में हो और बिना किसी हरकत के विभिन्न मुद्राएं बनाए हुए थे। वह विचित्र प्राणी भी अपनी जगह पर रुक गया। केवल उसकी असंख्य छोटी छोटी आंखों से बनी संयुक्त आंखें एक रत्न पर लगे पहलुओं की तरह एक भयानक चमक के साथ चमक रही थीं।
ये देखकर लिन शेन और वेई वुफू ने पेड़ की जड़ों को काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वेई चांगकिंग ने उन्हें युद्ध में शामिल न होने का निर्देश इसलिए दिया था क्योंकि उस प्राणी के पास एक अजीब संयुक्त नेत्र कौशल था। भले ही लिन शेन और वेई वुफू लड़ाई में शामिल हो गए, लेकिन एक बार जब वे इसके कौशल की सीमा में प्रवेश कर गए तो ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं छीन ली गई हों, यहां तक कि सबसे मजबूत क्षमताएं भी बेकार हो गईं, क्योंकि यह अब एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी। शरीर को कमजोर करने वाले कौशल का प्रयोग इस विचित्र प्राणी के विरुद्ध निरर्थक हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वे आध्यात्मिक अवस्था में प्राणी की आत्मा से अपनी आत्मा से लड़ रहे हों और शारीरिक कमजोरी का इस लड़ाई के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं था। दोनों बस इतना ही कर सकते थे कि अपना काम तेजी से शुरू कर दें, सभी पेड़ों की जड़ें काट दें और आत्मा युद्ध के समाप्त होने का इंतजार करें। अचानक चारों ओर शांति छा गई। लिन शेन ने बेतहाशा आरी चलाई और एल्डर वेई ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ों की मजबूत जड़ों को एक के बाद एक तोड़ते हुए काटा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक लिन शेन और वेई वुफू दोनों ने ऊपर देखा। उनकी निगाहें पहाड़ के तल की दिशा में टिकी थीं। एक नीली छाया पहाड़ के आधार से तेजी से ऊपर आ रही थी। निर्वाण प्राणी। दोनों ने चिल्लाते हुए तुरंत खड़े होकर अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। नीले मुकुट वाला प्राणी, जिसके सिर पर कई आंखें थीं, तेजी से पहाड़ के बीचों बीच पहुंचा और लट्ठों पर छलांग लगा दी। उसकी डरावनी आंखें उन पर टिकी थीं। अचानक नीले मुकुट वाले प्राणी का मुंह खुल गया और आग फेंकने वाले हथियार की तरह नीली लपटें उगलने लगीं, जो दो लोगों की ओर चली। लिन शेन और वेई वुफू ने बाईं और दाईं ओर नीली लपटों को चकमा दिया, साथ ही अपने कौशल को भी सक्रिय किया। लिन शेन ने अपना फोल्डिंग पंखा निकाला, अपनी कलाई हिलाई, पंखा खोला और रहस्यमय प्रकाश पैटर्न नीले मुकुट वाले प्राणी पर टूटते सितारों की तरह बरसने लगे। उत्परिवर्तित ज़ेड लिंगलोग ने एक साथ पर्वतों और नदियों को दबाने की कुशलता को सक्रिय कर दिया, जिससे नीले मुकुट वाले प्राणी की ओर लहरें उठने लगीं। वेई वुफू का सफेद लबादा फड़फड़ाया, जैसे उसमें से एक अदृश्य आभा फैल गई हो। नीले मुकुट वाले प्राणी पर नीली लपटें बेतहाशा जल रही थीं, लेकिन वे इन कौशलों का सामना करने में असमर्थ थीं। रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और दमनकारी पर्वत और नदियों की मुहर ने नीले मुकुट वाले प्राणी पर लगभग एक ही समय में अपनी छाप छोड़ी। केवल इस बार प्रकाश पैटर्न के दो अलग अलग रूप थे। एक प्रकाश पैटर्न बहुत चमक रहा था, जबकि दूसरा एक काले प्रतीक की तरह नीले मुकुट वाले प्राणी के शरीर पर अंकित हो गया था। नीले मुकुट वाले प्राणी पर निर्वाण की शक्ति नाटकीय रूप से कमजोर हो गई और जलती हुई नीली लपटें, जो अब बंद पड़े स्टोव की तरह थीं, बहुत कम तीव्र हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने जिद्दी अकेले इच्छा वाले दस्ताने को घुमाया। मुट्ठी शक्ति की लहर के बाद लहर लगातार नीले मुकुट वाले प्राणी की ओर बढ़ रही थी। नीले मुकुट वाले प्राणी ने नीली रोशनी से ढके अपने पंजे बाहर निकाले और लिन शेन की मुट्ठी शक्ति को फाड़ने का प्रयास किया। लगातार कमजोर पड़ने के बाद नीले मुकुट वाले प्राणी की शक्तिशाली निर्वाण शक्ति ने अभी भी मुट्ठी शक्ति की 3 परतों को तोड़ दिया, लेकिन इसकी शेष शक्ति अब लिन शेन को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वेई वुफू ने ऊंची छलांग लगाई। उसका ईविल घोस्ट ब्लेड नीली टोपी वाले प्राणी की ओर वार कर रहा था। नीली टोपी वाले प्राणी को ऊपर देखने का समय नहीं मिला और उसने फिर से आग उगल दी। उसके सिर के ऊपर की आंखों से नीली रोशनी की किरणें निकलीं, जो ईविल घोस्ट ब्लेड से टकराईं। तुरंत विस्फोट हुआ और एक भयानक शॉकवेव पैदा हुई। विस्फोट से वेई वुफू उड़ गया और नीली टोपी वाले प्राणी के पीछे जा गिरा। लिन शेन ने बलपूर्वक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी शक्ति एक के बाद एक ऊंची लहरों की तरह बढ़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ वेई वुफू ने ईविल घोस्ट ब्लेड को लहराते हुए सभी दिशाओं से नीले टोपी वाले प्राणी पर बुरी तरह से हमला किया। दो प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए नीली टोपी वाला ये प्राणी अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह अपना बचाव करने में असमर्थ है। बस एक पल में लिन शेन की लय से बाहर चुपके से फिंगर सैंड एक एक्यूपॉइंट पर मारा गया और उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। अवसर का लाभ उठाते हुए वेई वुफू के दुष्टभूत ब्लेड ने निर्दयतापूर्वक प्राणी की गर्दन काट दी, जिससे उसका शरीर लड़खड़ा गया। इस बार लिन शेन की सफिंग मुट्ठी भी दहाड़ उठी और नीली टोपी वाले प्राणी के सिर को वेई वुफू की ओर उड़ा दिया। नीली टोपी वाला वह प्राणी दोनों पुरुषों के बीच एक मुक्केबाजी बैग की तरह था, जिसे आगे पीछे पीटा जा रहा था। दुष्टभूत ब्लेड ने क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से कटाव किया, नीले टोपी वाले प्राणी के शरीर को काट दिया। लिन शेन की बेरहमी से पीटने वाली सफिंग मुट्ठी ने लगातार उस पर बमबारी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
उनके तूफानी हमले के कारण नीली टोपी वाले प्राणी में जवाबी हमला करने की ताकत नहीं बची थी। उसके शरीर पर और भी घाव दिखाई देने लगे और उसकी नीली क्रिस्टल जेड जैसी सतह अब डेंट और दरारों से ढक गई थी। वे किक्सन, लिन शेन जोर से चिल्लाया। उसकी बात सुनकर वे वुफू ने दुष्टभूत ब्लेड को उलट दिया और उसे लॉग में प्रत्यारोपित कर दिया। क्विक्सन लकड़ी की मछली को बाहर निकाला और उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जबकि गा रहा था, आकाश विशाल है, क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं बहुत घमंडी रहा हूं। सफेद लबादा हिल गया और वीर गायन मानो बास तोप के प्रभाव के साथ लकड़ी की मछली की आवाज के साथ प्रतिध्वनित हुआ। लिन शेन की आत्मा को प्रभावित किया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी और उसके शरीर के अंदर की शक्ति को बेचैन कर दिया। लिन शेन पूरी शक्ति के साथ भड़क उठे। उन्होंने सफिंग क्वाड्रपल स्ट्राइक का प्रयोग किया। मुट्ठी शक्ति की एक लहर अगले को पार कर गई। राक्षसी संगीत और गायन के साथ नीली टोपी वाले प्राणी की टूटी और क्षतिग्रस्त मशरूम टोपी पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। लिन शेन के मुक्का से नीली टोपी और उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गए तथा नीला निर्वाण द्रव बाहर छिड़का गया। निर्वाण प्राणी का शव ढह गया और लिन शेन और वेई वुफू दोनों ने जमीन पर शरीर को देखा, कुछ हद तक अविश्वास में कि उन्होंने इतनी आसानी से एक निर्वाण प्राणी को मार दिया था, जिसे अपने जीवन आधार का उपयोग करने का भी मौका नहीं मिला था। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और जड़ों से निपटना जारी रखा। एक एक करके उन दोनों ने जड़ें तोड़ दी और पहाड़ में उनकी संख्या कम होती गई। वे चांद किंग और लकड़ी पर खड़े अन्य लोग विचित्र प्राणी की तरह स्थिर खड़े रहे। 2 घंटे से अधिक समय के बाद पहाड़ में घुसी हर जड़ को दोनों व्यक्तियों ने तोड़ दिया। लिन शेन को लगा जैसे उसके हाथ अब उसके नहीं रहे और वेई वुफू भी ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं था। उसने ईविल घोस्ट ब्लेड को पकड़ते हुए अपने हाथ कांप रहे थे। धक्का 2। वेई वुफू पहाड़ पर कूद गया। अपने हाथों से लट्ठे को धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी ताकत के कारण वह पहाड़ पर फंसे लट्ठे को हिला नहीं सका। लिन शेन भी कूद गया और दोनों पुरुषों ने अपने चारों हाथों से लॉग पर दबाव डाला, अपनी पूरी ताकत से प्रयास किया, फिर भी लॉग 1 इंच भी नहीं हिला। ये लट्ठा बहुत भारी है, हमारी ताकत इसे धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिन शेन ने कोशिश की और तुरंत समझ गया कि इसे हिलाना असंभव था। वेई वुफू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दूसरी तरफ जड़ें। नहीं, लॉग का दूसरा पक्ष उस विचित्र प्राणी के बहुत करीब है, निश्चित रूप से उसके कौशल की सीमा के भीतर है। अगर हम वहां जाते हैं तो हम निश्चित रूप से कौशल में खींचे चले जाएंगे। दूसरी तरफ की जड़ों को काटने का कोई मौका नहीं होगा। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया कि उन सिरों पर जहां वह पहाड़ से जुड़ा था जड़ें उगाई थीं, जो पहाड़ में ही धंस गई थीं। मूल योजना ये थी कि इस ओर की जड़ों को काट दिया जाए, लट्ठे को नीचे धकेल दिया जाए तथा लट्ठे के भार और उसके गिरने के वेग का उपयोग करके दूसरी ओर की जड़ों को मोड़ दिया जाए। लेकिन लट्ठा इतना कसा हुआ था और भारी भी था कि वे उसे हिला नहीं सके। दूसरी ओर जाकर जड़ों को काटना ताकि लट्ठे को दोनों पर्वतों से ऊर्जा अवशोषित करने से रोका जा सके, कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह क्षेत्र विचित्र प्राणी की कौशल सीमा के भीतर था, जिससे वे दुविधा में पड़ गए। लिन शेन ने उस जगह की बारीकी से जांच की जहां लॉग और पहाड़ की दीवार जुड़ी हुई थी। लॉग का सिरा पहाड़ की दरारों में फंसा हुआ था, जिसके दोनों ओर उभरी हुई चट्टानें थीं। जब तक वे लॉग के इस सिरे को उठा नहीं पाते तब तक इसे नीचे धकेलना संभव नहीं था। यदि वे उभरी हुई चट्टानों के एक ओर को काट सके तो लट्ठा स्वयं नीचे खिसक सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ की चट्टानें असाधारण रूप से कठोर थीं और उन्हें बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता था। लिन शेन ने कोशिश की, लेकिन न तो स्वे स्टाइल और न ही फोल्डिंग स्टाइल चट्टानों पर काम कर पाया। केवल उत्परिवर्तित जेड लिंगलों का दमनकारी पर्वत और नदियां कौशल ही उन पर असर कर सकता था। समस्या ये थी कि केवल पहाड़ों और नदियों को दबाने का कौशल ही कारगर था। वेई वुफू का सफेद वस्त्र कौशल भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि यह चट्टानों की कठोरता और मजबूती को कमजोर करने में सीमित रूप से सफल था, जिससे उन्हें पेड़ों की जड़ों की तरह काटना असंभव हो गया। लिन शेन ने वेई चांदकिंग और लॉग पर मौजूद अन्य लोगों को देखा, जिनके कवच से खून बह रहा था। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। वेई, गाना शुरू करो। लिन शेन ने अपने दांत पीसते हुए अपने सभी कौशल सक्रिय कर दिए, जिसमें सुपर बेस चेंज पूरी तरह से शामिल था। उसने दोनों हाथ स्क्रैप तलवार पर रखे और सीधे उभरी हुई चट्टान पर वार किया। धमाका, 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 धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकाश इतना विशाल है, जंगल इतना विशाल है, इस जीवन में मैं बहुत अनियंत्रित रहा हूँ।
वेई ने लकड़ी की मछली को पीटा और बार बार ये मनमोहक गीत गाए। लिन शेन ने स्क्रैप तलवार को पकड़ लिया, इसे एक फाइल की तरह इस्तेमाल किया और चट्टान को खुरचना जारी रखा। स्क्रैप तलवार की कठोरता और ताकत कल्पना से परे थी, और इसके नीचे चट्टानें, जिनकी कठोरता और दृढ़ता पहाड़ों और नदियों को दबाने से कम हो गई थी, प्रत्येक फाइल के साथ कटौती दिखाने लगी। अगर ये कुंद और अन्य लोग यहाँ होते तो ये बहुत अच्छा होता। वेई के साथ उनकी संगत और गायन से मुझे सशक्तिकरण मिलता तो प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बेहतर होता। लिन शेन जानता था कि अब ऐसे विचार सोचने का कोई फायदा नहीं था, उसे कठोरता से चट्टान को पीसना जारी रखना था। यद्यपि उन्हें इस बात पर संदेह था कि क्या उनके पास पर्याप्त समय है, लेकिन अब यही एकमात्र काम था जो वे कर सकते थे। लिन शेन ने इस तरफ की चट्टान को इसलिए चुना था क्योंकि ये दूसरी तरफ की तुलना में अधिक उभरी हुई थी, लेकिन पहाड़ के इस हिस्से में एक दरार थी जिसे अगर और अधिक रेत दिया जाए तो पहाड़ का वह हिस्सा फट सकता था। कौन जानता है कि उसने कितने समय तक आवेदन किया था, लेकिन वेई की गायन आवाज पहले से ही कर्कश थी, जैसे कि उसके गले में 3 पाउंड रेत भर दी गई हो। लिन शेन को संदेह था कि अपने पूरे जीवन में वेई ने इतना नहीं बोला होगा जितना आज उसने गाया। हालांकि लिन शेन द्वारा बनाई गई दरार अभी भी पहाड़ की दरार से 1 फुट से अधिक दूर थी। ट्रैक ट्रैक। लिन शेन द्वारा कुछ और जोरदार फाइलें चलाने के बाद दरार के पास अचानक कई दरारें दिखाई दी। ये देखकर लिन शेन बहुत खुश हुआ और उसने कुछ और बार जोर से पत्थर को काटा। दरारें कई गुना बढ़ गईं और चट्टानों के टूटने की आवाज लगातार आ रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं सही कह रहा हूं। लिन शेन हैरान और प्रसन्न दोनों था, ये देखकर कि लॉक को जकड़ने वाली चट्टान पहाड़ से टूटने वाली थी। उसने जल्दी से वेई को बुलाया और पहाड़ के दूसरी तरफ भाग गया। ट्रैक ट्रैक। चट्टान बीच बीच में टूटती रही, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटी। लिन शेन ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और पहाड़ पर लहर तोड़ चौगुन मुक्का मारा। वह प्रहार उस अंतिम हिमकण के समान था जो हिमस्खलन को सक्रिय कर देता है, जिससे तुरंत ही बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने लगती है तथा बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। चट्टानों के नीचे खिसकने के साथ ही उस विशालकाय लकड़ी का एक सिरा, जो अपना सहारा खो चुका था, भी नीचे खिसक गया। प्रचंड बल ने पहाड़ में धंसी जड़ों को एक एक करके तोड़ दिया और लट्ठा भयानक बल के साथ पहाड़ के नीचे की ओर जा गिरा। लट्ठा पहाड़ की ढलान से टकराया, जिससे चट्टानें टूट गईं, और जब दूसरे छोर पर जड़ें टूट गईं, तो पूरा लट्ठा अविश्वसनीय रूप से भयानक वेग के साथ पहाड़ी धारा में जा गिरा। धरती हिल गई, पहाड़ हिलने लगे और पहाड़ से अनगिनत चट्टानें लुढ़क कर नीचे गिरने लगी। नीचे धूल उड़ने लगी, जिससे ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। लिन शेन और वेई वुफू पहाड़ की ढलान पर लेटे हुए खुद को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नीचे खाई की ओर देख रहे थे, लेकिन वे नीचे की स्थिति नहीं देख पा रहे थे। वेई वुफू ने उत्सुकता से नीचे देखा। हालांकि वह जानता था कि निर्वाण प्राणी के शरीर को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वह उस लट्ठे से कुचला गया तो निर्वाण प्राणी का शरीर भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। लट्ठे के गिरने की गति उनके शरीर की गिरने की गति से कहीं अधिक तेज थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही कंपन बंद हुआ, वेई वुफू और लिन शेन तुरंत पहाड़ से नीचे खड्ड की ओर भागे, लेकिन वे धूल के बीच कुछ भी नहीं देख सके। दादाजी! वेई वुफू जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पहले से ही कर्कश, पतली और धुंधली थी, लगभग खो गई थी। वुफू, हम ठीक हैं, धूल के भीतर से एक आवाज आई, जिससे वेई वुफू और लिन शेन को बहुत राहत मिली। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। धूल के बीच एक और आवाज गूंजी और जल्द ही वेई परिवार के 7 सदस्य धूल के बादलों से बाहर आ गए। यद्यपि उन सभी को अलग अलग स्तर की खरोंचें और चोटें थीं, फिर भी वे ठीक लग रहे थे, केवल उनके कवच को कुछ नुकसान पहुंचा था। जब धूल जम गई तो लिन शेन और अन्य लोगों ने देखा कि लट्ठा खड्ड में जा गिरा था, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया था। सभी की निगाहें खोजती रहीं और जल्दी ही विचित्र जीव और कीड़े की थैली का स्थान नीचे की ओर ढूंढ लिया। कीड़े का थैला लकड़ी के लट्ठे के नीचे कुचल गया था, जिससे उस घिनौने जीव का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर आ गया था, तथा वो घिनौना चिपचिपा पदार्थ जो उसके शरीर को कीड़े के थैले से जोड़े हुए था, सब जगह फैल गया था। संभवतः बग सैक की सामग्री को निचोड़कर लुगदी में बदल दिया गया था और बाहर छिड़क दिया गया था,
लॉग का वजन इतना भयानक था कि एक निर्वाण प्राणी भी इस तरह से कुचले जाने का सामना नहीं कर सकता था। जैसे ही वेई चांगकिंग और अन्य लोग उस विचित्र प्राणी को टुकड़ों में काटकर खत्म करने वाले थे, प्राणी का शरीर हिल गया। अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए उसने अपने ऊपरी शरीर को सहारा दिया और एक अजीब मुद्रा में लिन शेन और अन्य लोगों को घूरते हुए अजीब सी हंसी निकाली। आखिरकार यहां नीचे। मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्राणी ने मानवीय शब्द बोले, जिससे लिन शेन और अन्य लोग चौंक गए। वेई चांगकिंग ने तुरंत कार्रवाई की, उसकी तलवारें आपस में रगड़ने लगी जिससे एक अविनाशी बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट वाली ध्वनि उत्पन्न हुई और वो उस विचित्र प्राणी की ओर वार करने लगा। एक हाथ से जमीन पर टिके हुए उस प्राणी ने बैंगनी बिजली की ओर अपने विचित्र नुकीले दांत घुमाए, जिससे एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वेई चांगकिंग का हमला अवरुद्ध हो गया। लट्ठा कुछ बार हिला और जैसे जैसे वो हिलता गया, वैसे वैसे अनगिनत जड़ें जमीन से टकराने लगीं। ये जड़ें पूरे लट्ठे के नीचे की जमीन में घुस गईं। धरती से चमकती हुई रोशनी की धाराएं निकलकर लॉग में प्रवाहित होने लगी, जो धीरे धीरे उक्त प्रकाश से चमकने लगी। ये बुरा है, लिन शेन की अभिव्यक्ति खराब हो गई, यह महसूस करते हुए कि उनकी योजना शुरू से ही गलत थी। लट्ठे की जड़ें जमीन में धंसने लगी, लट्ठा भी धीरे धीरे घूमने लगा, जिससे विचित्र प्राणी और बकसैक एक तरफ हट गए। बकसैक, जो कि चपटा हो गया था, ऊर्जा के संचार के कारण तेजी से फैल रहा था और पुनः स्वस्थ हो रहा था। विचित्र प्राणी का शरीर सांप की तरह अकड़ गया, जिसने अपना सिर उठाया, उसके हाथ अजीब नुकीले दांतों को पकड़ रहे थे। मूल रूप से काली त्वचा अब उभरी हुई रक्त वाहिकाओं से ढकी हुई थी जो छोटे सांपों जैसी दिख रही थी, और उसकी कमर धीरे धीरे मुड़ रही थी। ये स्पष्ट था कि उसका शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा था मानो वो बकसैक से मुक्त होने वाला हो। ऐसा लगता है कि हमें उस कदम का सहारा लेना चाहिए। क्या आप सभी तैयार हैं? वेई चांगकिंग की नजर अन्य वेई परिवार के सदस्यों के चेहरों पर पड़ी और एक बार के लिए उनकी आमतौर पर दृढ़ आवाज में हिचकिचाहट हुई। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और वेई चांगकिंग ने बिना किसी देरी के अपने जुड़वां ब्लेडों को पकड़ते हुए वेई वुफू और लिन शेन को चिल्लाते हुए कहा, पहाड़ पर वापस चले जाओ। इस हमले को देखने के बाद अगर यह सफल होता है तो नीचे आ जाओ, लेकिन अगर यह विफल होता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत चले जाओ। सर, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए, वेई वुफू ने आगे बढ़कर कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर यह चाल विफल हो गई तो सबसे मजबूत सहायता भी बेकार हो जाएगी। वेई चांगकिंग का चेहरा चमक उठा जब वह विचित्र प्राणी की ओर बढ़ा। लिन शेन ने शुरू में स्वे स्टाइल, फोल्डिंग स्टाइल और पहाड़ों और नदियों को दबाने का उपयोग करके वेई परिवार के सदस्यों की मदद करना चाहा था, लेकिन वेई चांगकिंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद वो केवल पीछे हट सकता था। जैसे ही वेई चांगकिंग आगे बढ़ा, वेई शाओचेंग और अन्य लोग भी उसके पीछे पंक्ति में खड़े हो गए। बैंगनी गहन क्यूई उनके शरीर से उठी और चमत्कारिक ढंग से एक साथ जुड़ गई, लगातार वेई चांगकिंग पर एकत्रित हो रही थी। वो कौशल क्या है? लिन शेन पहाड़ पर पहुंचकर दृश्य देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को अपनी शक्ति दूसरे में स्थानांतरित करते नहीं देखा था। बैंगनी गहरा क्यूई, वेई वुफू ने कहा, उसकी नजरें वेई चांगकिंग और नीचे खड़े अन्य लोगों पर टिकी थीं। लिन शेन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि बैंगनी गहन क्यूई में ही यह विशेष कार्य होना चाहिए। वेई परिवार के सातों सदस्य विचित्र प्राणी की ओर बढ़े, उनकी बैंगनी गहन क्यूई मजबूत होती जा रही थी, एक दूसरे को प्रज्वलित कर रही थी क्योंकि यह बेतहाशा बढ़ रही थी, एक अज्ञात कारक द्वारा पलक झपकते ही गुना हो रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैंगनी गहन क्यूई इतनी तीव्र थी कि अब उनकी आकृतियां देखना असंभव था। वे आकाश में नीचे उड़ते हुए बैंगनी फीनिक्स के समान थीं। बैंगनी क्यू फीनिक्स की चोंच पर बैंगनी प्रकाश की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, जिससे पूरा फीनिक्स क्षण भर में जल उठा। बैंगनी क्यू फीनिक्स बैंगनी बिजली फीनिक्स में परिवर्तित हो गया। इसकी शक्ति एक पल में विस्फोटक रूप से बढ़ गई। लहराती शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी। चमकदार बैंगनी बिजली घाटी और आकाश को रोशन कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सर किंग ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी भयानक ताकत के साथ यदि कोई जीत नहीं सकता
तो प्रतिद्वंद्वी की कुछ शक्ति को कमजोर करना भी व्यर्थ होगा। लिन शेन ने टिप्पणी की क्योंकि उसने बैंगनी बिजली फीनिक्स को गरजती बिजली की आवाज के साथ चलते देखा। उस भयानक शक्ति के कारण आसपास की चट्टानें जमीन से ऊपर उठ गईं और हवा में ही धूल में बदल गईं। धरती हिल गई, पहाड़ हिल गए और भयावह बैंगनी बिजली फीनिक्स के आसपास की हर चीज टोफू की तरह नाजुक लग रही थी। वेई चानकिंग ने अपनी जुड़वां ब्लेडों को घुमाया। बैंगनी बिजली वाला फीनिक्स एक फीनिक्स की तरह चिल्लाया, क्योंकि वह उसके शरीर से निकलकर लॉग पर मौजूद विचित्र प्राणी की ओर बढ़ा। धमाका! तेज बैंगनी बिजली चमकी और एक क्षण के लिए पूरा घाटी बैंगनी बिजली से जगमगा उठा, जिससे आंखें लगभग अंधी हो गईं। वेई वुफू ने घाटी को बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखें चमक से लाल हो गई जब तक कि बिजली अंततः फीकी नहीं पड़ गई और उसने देखा कि वेई चानकिंग और अन्य 6 लोग जमीन पर गिर गए, यहां तक कि अपनी मूल उत्परिवर्तन अवस्था को भी बनाए रखने में असमर्थ। उनके कवच गायब हो गए। वे पसीने से लथपथ थे, उनकी युद्ध पोशाकें पूरी तरह भीग गई थीं। उन्होंने जो युद्ध पोशाकें पहन रखी थीं, वे वास्तव में वेई वुफू द्वारा खरीदे गए निम्न श्रेणी के सामान थे। वेई चानकिंग और अन्य लोगों की हालत किसी को भी स्पष्ट दिख रही थी। उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था। अगर इस हमले का वांछित प्रभाव नहीं हुआ, तो वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। वेई वुफू की नजर जल्दी से उस जगह पर गई जहां बक्सैक स्थित था, और वो अपने दिल में खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। लॉग पर जिस जगह बक्सैक था, वहां केवल काली राख का ढेर था। ऐसा लग रहा था कि बक्सैक के साथ विचित्र प्राणी भी जलकर राख हो गया था। लकड़ी से निकली कई जड़ें भी इस प्रहार से प्रभावित हुईं और काले कोयले में बदल गईं, और लकड़ी भी उसी स्थिति में पहुंच गई, एक विशाल काले छिलके में बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतनी शक्तिशाली बैंगनी गहन क्यूई। लिन शेन ने भी ये दृश्य देखकर राहत की लंबी सांस ली। वेई चानकिंग के नेतृत्व में 7 लोगों की संयुक्त हड़ताल अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली स्तर पर पहुंच गई थी, जो संभवतः निर्वाण स्तर के बीच बेजोड़ थी। यदि इतनी शक्तिशाली शक्ति भी उस विचित्र प्राणी को नहीं मार सकती, तो उन्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मुड़कर भागना ही एकमात्र विकल्प होगा। जैसे ही सभी ने सोचा कि विचित्र प्राणी मारा गया है, उन्होंने एक ठंडी हंसी सुनी जो स्वर्ग से परे से आती हुई प्रतीत हुई। हर कोई सिहर उठा और अविश्वास से ध्वनि के स्रोत की ओर देखने लगा, और देखा कि विचित्र प्राणी, जिसका पहले केवल ऊपरी शरीर ही दिखाई दे रहा था, अब पहाड़ की चोटी पर अक्षुण्ण और ऊंचा खड़ा था। उसका शरीर पतला था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसमें विस्फोटक शक्ति फूट रही है। मांस और रक्त के अलावा इसमें एक अनोखा नीला बाह्य कंकाल था। ये बेस म्यूटेशन के कवच नहीं थे, बल्कि इसके शरीर का एक हिस्सा था, जो मूल रूप से मनुष्यों से अलग था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के आदिम ग्रह पर, इतने कम समय में, निर्वाण स्तर पर इतने सारे लोग विकसित हो सकते हैं और यहां तक कि ऐसे अद्वितीय कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। आपके संयुक्त प्रहार की ताकत ने अमर कानूनों की सीमा को लगभग छू लिया, विचित्र प्राणी ने एक उच्च स्थिति से कहा, क्योंकि उसने वेई चानकिंग और अन्य लोगों का दिलचस्पी से मूल्यांकन किया। ऐसा लगता है कि भगवान बनाने वाला अंडा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रभावी रहा है। लिन शेन। वेई चानकिंग ने जमीन पर बैठे हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। लिन शेन समझ गया कि वेई चानकिंग का क्या मतलब था और उसने वेई वुफू की ओर देखा, जिसकी नजर भी उससे मिली। लिन शेन ने मन ही मन आह भरी। अगर वो अभी वेई वुफू को जबरन ले गया, तो वेई वुफू को शायद बाकी की जिंदगी पीड़ा में गुजारनी पड़ेगी। वेई वुफू के स्वभाव के कारण वो इस तरह से जीना स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध में मरना पसंद करेगा। सर किंग, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने हमेशा वेई के साथ मिलकर आगे बढ़ने या पीछे हटने का वादा किया था। लिन शेन ने वेई वुफू का पीछा करते हुए पहाड़ से नीचे आते हुए वेई चानकिंग और अन्य लोगों के पास कहा। वेई चानकिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। इस समय कुछ भी कहना व्यर्थ था। विचित्र प्राणी पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर तुरंत जले हुए लट्ठे पर उतरा। उसकी विचित्र मिश्रित आंखें उन पर नजर गड़ाए हुए थीं। वेई वुफू विचित्र प्राणी के सामने खड़े होकर दृढ़ता से बोले, जाओ, मैं तुम्हें धक लूंगा। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वेई वुफू मौत तक लड़ना चाहता था, लेकिन भले ही उसे अपनी जान की परवाह न हो, वह वास्तव में उस प्राणी को कितनी देर तक रोक सकता था। ऐसा लगता है कि आप कोई साधारण निर्वाण प्राणी नहीं है,
बल्कि ब्रह्मांड के भीतर की एक जाति से आते हैं। मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूं, सर, और आप किस जाति से हैं? लिन शेन वहां से नहीं गया, बल्कि अपने फोल्डिंग फैन को हिलाते हुए वे वेई वुफू के बगल में चला गया, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और विचित्र प्राणी को संबोधित किया। क्या वाकई इतना कम समय बीता है और तुम पहले ही अंतरतारकीय युग में प्रवेश कर चुके हो? यह वाकई आश्चर्यजनक है, विचित्र प्राणी ने लिन शेन का मूल्यांकन करते हुए दिलचस्पी से कहा। ब्रह्मांड की असंख्य जातियों में से तुम वास्तव में कितनी को जानते हो? मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन बहुतों को नहीं। आप आगे बढ़कर मुझे बता सकते हैं, लिन शेन ने बिना विचलित हुए उत्तर दिया। ये देखते हुए कि आपने मुझे आदिम वृक्ष को नीचे धकेलने में मदद की, जिससे उसे मेरे जन्म के लिए 2 लोगों के पहाड़ के भीतर से पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति मिली। अच्छी तरह से सुनो। मेरा नाम डोंगली है, जो भगवान बनाने वाली जाति का सदस्य है, विचित्र प्राणी ने अहंकार के भाव के साथ कहा, जैसे कि लिन शेन और अन्य लोगों के लिए उसका नाम सुनना एक बड़ा सम्मान था। शेन ने ब्रह्मांडीय जातियों के बारे में अपने ज्ञान को याद किया, लेकिन इस विशेष जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कम से कम वर्तमान ब्रह्मांड में ईश्वर बनाने वाली जाति निश्चित रूप से शीर्ष 100 में स्थान पर नहीं थी। लिन शेन को इस बात का यकीन था। जियाओ की, मुझे ईश्वर निर्माण जाति के बारे में बताओ। लिन शेन ने तेजी से अपने संचारक में पाठ की एक पंक्ति टाइप की। वो शियाओकी से सीधे आवाज के माध्यम से पूछ सकते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में किसी और की जाति के बारे में पूछना अवमानना की भावना जैसा प्रतीत होता था। डोंगली ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, इसमें खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कॉस्मिक नेटवर्क पर मेरी जाति के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। आदरणीय गुरु, ईश्वर निर्माण जाति कोई जाति नहीं है, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन है। उन्होंने लंबे समय से ग्रह के संसाधनों को लूटने के लिए चरम तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे ग्रह विनाश और प्रजातियां विलुप्त हो रही है। जियाओकी की आवाज अचानक गूंज उठी। इस सूचना से एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। लिन शेन और वेई परिवार चुप थे, क्योंकि दूसरा पक्ष उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। संभवतः ये सिर्फ उन्हें मारने के बारे में नहीं था, बल्कि संभवतः उनके ग्रह को नष्ट करने के बारे में भी था। डोंगली की खामोशी थोड़ी अजीब लग रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ईश्वर बनाने वाली जाति में डोंगली नाम का कोई व्यक्ति है? चूंकि जियाओकी ने पहले ही यह बता दिया था, लिन शेन ने सीधे आगे बढ़कर पूछ लिया। आदरणीय गुरु, अब तक ज्ञात देव निर्माण जाति के संदिग्ध सदस्यों में से केवल एक ही है जिसका नाम डोंगली है, चांगहेन डोंगली। मूल रूप से डोंगली स्टार से, उसने डोंगली स्टार आपदा का कारण बना, ग्रह को नष्ट कर दिया और डोंगली कबीले को लगभग समाप्त कर दिया। वो एक बेहद खतरनाक पागल है, जिसका स्तर और ताकत अज्ञात है, जिसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। शियाओकी ने साझा किया, जानकारी संक्षिप्त होने के बावजूद डरावनी थी। अगर डोंगली वाकई चांगहेन डोंगली था, तो वह एक पागल आदमी था जो अपने ही ग्रह और लोगों को नष्ट कर सकता था। उसके मानव माता ग्रह पर होने से पूरा ग्रह खतरे में पड़ सकता था। बुरा नहीं है, आप मेरी उत्पत्ति का भी पता लगा सकते हैं। आपका संचारक किस ब्रह्मांडीय जाति से आता है? चांगहेन डोंगली ने प्रभावी ढंग से शियाओकी द्वारा साझा की गई जानकारी की पुष्टि की। तुम हमारे ग्रह और हमारी जाति को नष्ट करने के लिए यहां आए हो? लिन शेन ने चांगहेन डोंगली को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जब वो बोल रहा था तो उसे गौर से घूर रही थी। अपनी जाति और ग्रह को नष्ट कर दो? चांगहेन डोंगली ने हंसते हुए कहा, तुम इसके योग्य नहीं हो। कुछ मायनों में, मैंने तुम असभ्य आदिम प्राणियों को विकास के मार्ग पर कदम रखने, अंतरतारकीय युग में प्रवेश करने का अवसर दिया। मेरे बिना, तुम अभी भी अज्ञानी असभ्य प्राणी होते, जो तब तक एक ग्रह तक सीमित रहते जब तक तुम्हारी प्रजाति विलुप्त नहीं हो जाती। इसलिए सैद्धांतिक रूप से, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। तो आप कह रहे हैं कि हमारे ग्रह पर आपका आगमन महज एक दुर्घटना थी? लिन शेन ने अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। शायद बहुत लंबे समय तक फंसे रहने के कारण, चांगहेन डोंगली संवाद करने के लिए बहुत उत्सुक था और उसने लिन शेन के सवाल का जवाब देने की पहल की। बेशक, अन्यथा, बिना वास्तविक संसाधनों और आप जैसे असभ्य बर्बर लोगों वाला ग्रह मेरी एक नजर के भी लायक नहीं होगा। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि ईश्वर बनाने वाली जाति आतंक पैदा करने वाले पागल लोग हैं।
हम जो करते हैं वही इस ब्रह्मांड का भविष्य है। चांगहेन डोंगली ने अचानक वेई चांगकिंग और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सभी को ईश्वर बनाने वाली जाति से लाभ हुआ है। यदि ईश्वर बनाने वाले अंडे यहाँ नहीं छोड़े गए होते तो आपके विकास के छोटे इतिहास में इतने सारे मजबूत प्राणी कैसे पैदा हो सकते थे? एड्स बाय पब फ्यूचर। भगवान बनाने वाले अंडे, तुम्हारा मतलब उन आदिम अंडों से है? लिन शेन के दिमाग में हलचल मच गई। आप उन्हें आदिम अंडे कहते हैं? वास्तव में एक उपयुक्त नाम है। वे वास्तव में भगवान बनाने वाले अंडों का सबसे मूल बैच है, जिन्हें देवताओं को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पालतू अंडे शोध किए गए हैं। आप अज्ञानी प्राणियों को उनकी महानता का कोई अंदाजा नहीं है, चांगहेन डोंगली ने ठंडे स्वर में कहा। इन भगवान बनाने वाले अंडों को आपकी तुलना में लाखों गुना अधिक उन्नत सभ्यता में पहुंचाया जाना था, ताकि उनके उन्नत प्राणियों को परीक्षण विषयों में बदला जा सके। अगर ये दुर्घटना नहीं होती जिसने मेरे अंतरिक्ष यान को आपके ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, तो आप नीच प्राणी भगवान बनाने वाले अंडों का उपयोग करने के योग्य नहीं होंगे। जैसे ही उसने बात की, चांगहेन डोंगली ने एक भयावह मुस्कान के साथ भूमिगत स्थान की ओर देखा। सौभाग्य से गलतियों के अपने फायदे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी आदिम सभ्यता में ऐसा चमत्कारी बेस म्यूटेशन स्थल होगा, और यह भी कि आप नीच प्राणी भगवान बनाने वाले अंडों की व्यवहार्यता साबित करेंगे। मैं इस महान उपहार को स्वीकार करूंगा। अब से ये ग्रह मेरा परीक्षण स्थल होगा, और आप नीच प्राणियों को मेरे परीक्षण विषयों के रूप में सम्मानित महसूस करना चाहिए। मैं आपको भगवान बनने का मौका दूंगा, एक ऐसा मौका जिसे ब्रह्मांड की सभी जातियां चाहती होंगी। मैं भी बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में देवता बनने से आपका क्या मतलब है? मैं केवल इतना जानता हूं कि विकास का शिखर अमरता है, और एक कदम आगे जाने के लिए किसी को ब्रह्मांड में सर्वोच्च प्राणी, एक दायरे का राजा बनना होगा। मैंने कभी भी किसी देवता स्तर के बारे में नहीं सुना है। लिन शेन जितना संभव हो उतना जानना चाहता था। अमरता, क्षेत्र राजा, ये क्या है? अमरता को किसने परिभाषित किया और क्षेत्र राजाओं का ताज किसने पहनाया? जिसका हम विरोध कर रहे हैं और जिसे नियंत्रित करने का लक्ष्य बना रहे हैं, वो मूल व्यवस्था है जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, ब्रह्मांड का वास्तविक उद्गम। हम जो बना रहे हैं वे देवता हैं जो इस ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं, न कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था से विवश अज्ञानी प्राणी। चांगहेन डोंगली ने कहा, क्या शानदार योजना है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा। लिन शेन को लगा कि सबसे अच्छा तरीका अभी चांगहेन डोंगली को खुश करना है, और उन्होंने तदनुसार प्रशंसा की। नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें मरना ही होगा। तुम सभी को मरना ही होगा। चांगहेन डोंगली ने लिन शेन को उपहासपूर्वक देखा। हालांकि तुमने ईश्वर बनाने वाले अंडों का उपयोग किया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि तुम्हारा विकास आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए तुम पहले से ही अस्वीकृत हो, अब किसी काम के नहीं हो। इसके अलावा एक शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए मैं लोगों को ये पता नहीं चलने दे सकता कि मैं यहाँ हूँ। नहीं, वे यहाँ ऐसे चमत्कारी बेस म्यूटेशन साइट के बारे में जान सकते हैं, इसलिए तुम सभी को मरना ही होगा, विशेष रूप से तुम्हें। ये कहने के बाद चांगहेन डोंगली ने विशेष रूप से लिन शेन की ओर इशारा किया। लिन शेन अवाक रह गए। सर किंग और उनके लोगों ने इतने लंबे समय तक उनसे लड़ाई की, मैंने उन पर एक उंगली भी नहीं उठाई, और मैंने उनके सफल जन्म की अनुमति देने के लिए आदिम वृक्ष को नीचे धकेलने में भी मदद की। मुझे क्यों मरना चाहिए, और विशेष रूप से नामित होना चाहिए? सच तो यह है कि लिन शेन को पता था कि चूंकि उसके पास इतना उन्नत संचारक है, इसलिए संदेश पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना उसी की है, जिसे स्वाभाविक रूप से चांगहेन डोंगली कभी अनुमति नहीं देगा। इसकी तुलना में वेई परिवार के युद्ध सूट सभी निम्न श्रेणी के सामान थे। वेई वुफू को छोड़कर सर किंग और अन्य के पास संचारक भी नहीं थे, इसलिए स्पष्ट रूप से लिन शेन ने सबसे बड़ा खतरा पेश किया। दुर्भाग्य से भूमिगत स्थान पर पहुंचने के बाद संचार उपकरणों में अब कोई संकेत नहीं था। यहां तक कि अगर लिन शेन संदेश भेजना चाहता था तो यह असंभव था। इसके अलावा लिन शेन का कोई संदेश भेजने का इरादा नहीं था। चांगहेन डोंगली ने कहा था कि यह जगह एक चमत्कारी बेस म्यूटेशन स्पॉट है। अगर दूसरी जातियों को पता चल जाए तो वे शायद मानव मां ग्रह पर आने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या है? लिन शेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, एक निश्चित दिशा में देखते हुए। चांगहेन डोंगली ने अवचेतन रूप से मुड़कर देखा।
लेकिन कुछ भी नहीं देखा और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने लिन शेन को दूर के पहाड़ों से तेजी से भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए पाया। भोला चांगहेन डोंगली का शरीर भूत की तरह घूम रहा था और पलक झपकते ही वह लिन शेन के पीछे था और उसे वहीं पर मार डालने के लिए आगे बढ़ा। टकराना। बिना पीछे देखे लिन शेन ने उसके पीछे से बंदूक चलाई और जिस क्षण उसने गोली चलाई उसकी गति बढ़ गई, जो तुरंत 1000 से अधिक हो गई। चांगहेन डोंगली ने आगे बढ़कर लिन शेन द्वारा चलाई गई पेट कैप्सूल को पकड़ लिया और हल्के से दबाकर गोली को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी लिन शेन की बढ़ती गति ने चांगहेन डोंगली की आंखें संकुचित कर दी। इस आदमी की गति क्या है? यह वो गति नहीं है जो एक आरोही के पास होनी चाहिए। वेई चांगकिंग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए चांगहेन डोंगली ने लिन शेन का पीछा करने में संकोच नहीं किया। लिन शेन द्वारा प्रदर्शित अजीब गति ने चांगहेन डोंगली को आश्चर्यचकित कर दिया और वो उसे कोई मौका देने को तैयार नहीं था। इसके अलावा जिस दिशा में लिन शेन भाग रहा था वह भूमिगत स्थान का निकास था और वेई वुफू और अन्य को भूमिगत स्थान से बाहर निकलने के लिए वहां से गुजरना होगा। लिन शेन ने तानाशाह से फिर से पालतू कैप्सूल दागा, लेकिन इस बार इसका लक्ष्य चांगहेन डोंगली नहीं था, बल्कि उसकी 1000 से अधिक की गति बनाए रखने के लिए आगे था। लेकिन 1000 की स्पीड भी चांगहेन डोंगली के पीछा से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि वो तेजी से उसके पीछे आ गया और पलक झपकते ही वो उसके पीछे था। बिना देखे ही लिन शेन ने एक हाथ में इनहेरिटेंस फैन को आगे पीछे हिलाया, जबकि दूसरे हाथ में उत्परिवर्तित जेड एक्सक्विजिट ने पहाड़ों और नदियों को दबाने की शक्ति का उपयोग करते हुए जीवन आधार को उगल दिया। जैसे ही चांगहेन डोंगली लिन शेन को पकड़ने वाला था, उसने अचानक रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और उतार चढ़ाव का एक प्रवाह अपनी ओर आते देखा। उसकी क्यूई रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और तरंगों को चकनाचूर करने के लिए प्रचंड रूप से बढ़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ जब रहस्यमय प्रकाश पैटर्न और तरंगे उसके शरीर से होकर गुजरी, जिससे एक ऐसा निशान बना जिसने तुरंत उसकी गति कम कर दी और एक बार फिर उनकी गति के बीच का अंतर बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गति बढ़ाते समय चांगहेन डोंगली ने अपने शरीर पर लगे निशान को मिटाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन पाया कि इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि आरोहण स्तर की कमजोर होती प्रतिभा ने वास्तव में मुझ पर इतना प्रभाव डाला है। ये जन्मजात क्षमताएं पहले से ही मानक से परे पहुंच रही है। चांगहेन डोंगली ने आश्चर्य से नहीं बल्कि प्रसन्नता के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। 3 बार कमजोर पड़ने के बावजूद उन्होंने एक बार फिर से बढ़त हासिल कर ली तथा शीघ्र ही उनके बीच की दूरी कम कर दी। सर, आप जाए। वेई वुफू ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। वो खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत से उस दिशा में उनका पीछा किया जिस दिशा में वे गए थे। दूसरों को संदेह हो सकता है कि लिन शेन केवल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेई वुफू का मानना था कि लिन शेन चांगहेन डोंगली को दूर ले जा रहा था। बेतहाशा पीछा करने के बावजूद वेई वुफू की गति लिन शेन और चांगहेन डोंगली की तुलना में बहुत कम थी और वो जल्दी ही बहुत पीछे रह गया। अरे यार, यह आदमी बहुत तेज है, लिन शेन ने मन ही मन कोसा। चांगहेन डोंगली 3 गुना कमजोरी के बावजूद बस कुछ ही सांसों में उसके पास पहुंचने वाला था। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लिन शेन ने एक गोली चलाई और सीधे हवा में छलांग लगाई और आसमान में उड़ गया। मौत को आमंत्रित करना। चांगहेन डोंगली लगभग तुरंत लिन शेन के पीछे आ गई और हवा में छलांग लगा दी। उसकी गति लिन शेन से कहीं ज्यादा तेज थी और जैसे ही वो आसमान में लिन शेन को पकड़ने वाला था, उसने अचानक देखा कि लिन शेन हवा में दिशा बदल रहा है। चांगहेन डोंगली की फैली हुई हथेली लिन शेन को पकड़ने में विफल रही और उसका हमलावर शरीर लिन शेन के पीछे भाग गया। शर्मिंदगी से क्रोधित चांगहेन डोंगली ने अपने हाथों से भयानक ऊर्जा का प्रहार किया तथा लिन शेन को वहीं आकाश में मार डालने का प्रयास किया। हालांकि लिन शेन आसमान में ऐसे उड़ रहा था जैसे वो जमीन पर हो और बार बार चांगहेन डोंगली के हमलों से बच रहा था। इस बार चांगहेन डोंगली ने स्पष्ट रूप से देखा, लिन शेन वास्तव में अपने पैरों पर कदम रख रहा था, हवा में आगे बढ़ने के लिए लगातार बल उधार ले रहा था। क्या ये किस तरह की प्रतिभा है? ये कुछ हद तक ब्रह्मांडीय नियमों के दायरे से परे लगती है।
चांगहेन डोंगली की आंखें चमक उठी और उसने वास्तव में लिन शेन पर हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया, नीचे उतरा और एक बार फिर उसका पीछा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तानाशाहों के पास उपलब्ध पालतू कैप्सूल सीमित थे। कुछ गोलियां चलाने के बाद लिन शेन ने भी खुद को ऊंचे आकाश की ओर भागने के लिए मजबूर किया। दुर्भाग्य से हालांकि अंडरवर्ल्ड में उड़ान पर प्रतिबंध थे, लेकिन एक सीमा भी थी कि कोई व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक जा सकता था। ऊपर एक पत्थर की छत थी, अन्यथा उसे केवल चांगहेन डोंगली के पीछा से बचने के लिए आकाश में ऊपर उठते रहना था। चांगहेन डोंगली, जो जमीन पर लिन शेन का पीछा कर रहा था, ने लिन शेन की गति कम होते हुए देखी और फिर से छलांग लगाई और आकाश में उड़ गया। लिन शेन अपनी हवाई ताकत का इस्तेमाल करके चांगहेन डोंगली को फिर से पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि चांगहेन डोंगली ने ताली बजाई और एक तेज बल भेजा। उस बल ने वास्तव में उसके शरीर को धक्का दिया, जिससे वो जेट प्रणोदन प्रणाली की तरह हवा में तेजी से दिशा बदल सकता था। तुम इस तरह खेल सकते हो? लिन शेन हैरान रह गया। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए जल्दी से एक और गोली चलाई, फिर तेजी से हवा में दिशा बदल दी। सौभाग्य से चांगहेन डोंगली की तकनीक उसे केवल एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देती थी। दिशा बदलना उसके लिए लिन शेन की तुलना में अधिक कठिन था, जो अंततः उसे झटकने में कामयाब रहा। चांगहेन डोंगली को वापस जमीन पर गिरते देख लिन शेन ने अवसर का फायदा उठाया, ऊंचाई हासिल करने के लिए एक बार फिर अपने पैरों पर कदम रखा और सीधे पत्थर के गुंबद की ओर दौड़ा। शीर्ष पर एक दरार को पकड़ लिया, गुंबद के नीचे लटक गया और नीचे चांगहेन डोंगली को देखता रहा। क्या आप भी भगवान बनाने वाले अंडे का उपयोग कर रहे हैं? चांगहेन डोंगली ने लिन शेन को रुकते हुए देखा, आश्चर्यजनक रूप से फिर से हमला नहीं किया और अपनी मिश्रित आंखों से उसे देखते हुए संदेह से पूछा, तो क्या हुआ अगर मैं हूं? अगर मैं नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता है? लिन शेन ने अपने दिमाग में सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए कुछ समय के लिए अपने शब्दों को रोका। चांगहेन डोंगली वास्तव में निर्वाण स्तर पर था, लेकिन उसकी गति स्पष्टतः औसत निर्वाण स्तर की तुलना में बहुत अधिक थी। लिन शेन का मानना था कि उसके पास सर किंग और अन्य लोगों के संयुक्त हमले से सीधे वार झेलने की क्षमता नहीं थी। उसने केवल अपनी गति का उपयोग करके उसे चकमा दिया। यदि सचमुच उनमें उनसे सीधे मुकाबला करने की क्षमता होती, तो वो क्यों बचते? सर किंग और उनके पिछले सभी हमलों को चांगहेन डोंगली ने सीधे तौर पर कुचल दिया था, फिर भी उन्होंने आखिरी हमले को चकमा दे दिया, जिससे पता चला कि वार उनकी सहनशीलता से परे था। चांगहेन डोंगली की डींगें तो बड़ी थीं, लेकिन आखिरकार वह निर्वाण स्तर पर ही था। यदि उसने सचमुच अमर और क्षेत्र राजा के स्तर की अवहेलना की थी जैसा कि उसने दावा किया था, तो वो खबर के बाहर आने से इतना क्यों डर रहा था? यदि आप भगवान बनाने वाले अंडे का उपयोग करके आगे बढ़ गए हैं, तो आप वास्तव में भगवान बनने का मौका रखते हैं। मैं आपको अपना प्रयोगात्मक विषय बनने की अनुमति देता हूं, चांगहेन डोंगली ने कहा, जैसे कि वह लिन शेन को एक अनुग्रह दे रहा था। ये वास्तव में एक सम्मान की बात है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे अपने प्रयोगात्मक विषय को बाद में कैसे व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं? लिन शेन ने जवाब दिया,